यहाँ हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, यहाँ छुपे होते हैं राज, जुनून और खतरनाक रिश्ते। जहाँ प्यार हदें पार कर जाता है और भरोसा एक पल में टूट जाता है। ये दुनिया है पावर, पैशन और धोखे की, जहाँ हर चेहरा मासूम नहीं और हर रिश्ता सच्चा नहीं। अगर आप तैयार हैं उन कहानियों के लिए जो दिल भी जलाएं और दिमाग भी हिला दें, तो स्वागत है आपका सीएम नॉवल में, जहां हर एपिसोड में मिलेगा थोड़ा इश्क, थोड़ा जुनून और बहुत सारा ट्विस्ट। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप अपनी पसंद के अनुसार वीडियो की स्पीड एडजस्ट कर लें ताकि आप इसे और बेहतर तरीके से एंजॉय कर सकें। अध्याय 71 पर्वत समीर का समझौता। पर्वत की धुंध हवा लाती है और पूरी दुनिया सहमति में गूंजती है। इसे पर्वत समीर समझौता कहा जाता है। अरे यार कैप्टन ब्रिजेश, तुम जानबूझकर सिर्फ इसलिए तो ढील नहीं दे रहे हो ना क्योंकि वो तुम्हारी भतीजी है? क्या ये भी पूछने की बात है? कैप्टन ब्रिजेश साफ तौर पर आन्या से बहुत प्यार करते हैं और उसके चेहरे पर चोट नहीं लगने देना चाहते, इसलिए उन्होंने जानबूझकर उसे आसानी से जीतने दिया। कैप्टन ब्रिजेश आज भी आन्या को उतना ही लाड करते हैं, लेकिन उन्होंने इतनी सफाई से हार मानी कि मजा आ गया। वैसे जो भी कहो, आन्या के वो दो पैंतरे कितने शानदार और लाजवाब थे, खासकर वो बाज की पलटी वाला पैंतरा जहां वो जमीन से उछलकर खड़ी हुई। उफ, वो सच में कमाल था। रुको, तुम सब बोलना बंद करो। कैप्टन ब्रिजेश की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है। उन्हें ब्रिजेश ओबरॉय की ताकत का अंदाजा था। पहले ट्रेनिंग ग्राउंड में उन्होंने अकेले 10 नए प्रमोट हुए स्पेशल फोर्स के जवानों का सामना किया था और अजय रहे थे। वो रिकॉर्ड आज भी कायम है, इसलिए चाहे कोई उन्हें पीट पीट कर मार ही क्यों ना डाले, वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि आन्या ओबरॉय ने सिर्फ 2 पैंतरों में ब्रिजेश ओबरॉय को धूल चटा दी है। हालांकि जल्द ही उन्होंने ध्यान दिया कि ब्रिजेश ओबरॉय काफी देर से एक घुटने के बल बैठे हुए थे और उनके उठने का कोई इरादा नहीं लग रहा था। इसके अलावा उनके हाथ बेजान होकर लटक रहे थे, उनके माथे पर पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें छलक आई थीं और उनके चेहरे पर असहनीय दर्द साफ झलक रहा था। वो सब स्पेशल फोर्स के जवान थे और उन्होंने एंटी स्ट्राइक ट्रेनिंग ली थी। जब तक दर्द बर्दाश्त के बाहर ना हो जाए तब तक उनके चेहरे पर दर्द का नामो निशान भी नहीं दिखता था। कहीं ऐसा तो नहीं? कैमोफ्लाज पहने उन सभी जवानों के दिमाग में एक ही ख्याल आया, लेकिन वो इसके आगे सोचने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ये उनके लिए बहुत बड़ा झटका था, ऐसा झटका जो मौत से भी ज्यादा डरावना था। उन सब ने ब्रिजेश ओबरॉय की ताकत अपनी आंखों से देखी थी। अगर वो सब मिलकर भी ब्रिजेश ओबरॉय को पकड़ने की कोशिश करते तो उन्हें बहुत पसीना बहाना पड़ता, इसलिए वो इस बात को हजम ही नहीं कर पा रहे थे कि आन्या ने ब्रिजेश ओबरॉय को सिर्फ 2 पैंतरों में पछाड़ दिया है। उनसे भी ज्यादा हैरान ओबरॉय परिवार के वो लोग थे जो ये सब देख रहे थे, क्योंकि उन्हें आन्या और ब्रिजेश के बीच के अंतर का साफ अंदाजा था। हर साल वसंत पंचमी के आसपास आन्या ब्रिजेश के साथ प्रैक्टिस करती थी, लेकिन हर बार ब्रिजेश आन्या के साथ ऐसे खेलते थे जैसे कोई बिल्ली चूहे के साथ खेलती है, उसे गोल गोल घुमाते रहते थे। लेकिन इस बार अरमान आहूजा से मार्गदर्शन मिलने के बाद उसने सचमुच ब्रिजेश ओबरॉय को सिर्फ 2 पैंतरों में काबू कर लिया था। उनके लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। वो सब यही सोच रहे थे कि अरमान आहूजा ने आखिर ये जादू किया कैसे। इस तरह अरमान आहूजा के लिए उनके मन में इज्जत और भी बढ़ गई। सच कहें तो यशवंत ओबरॉय को भी पहले यकीन नहीं हुआ कि आन्या सिर्फ 2 पैंतरों में ब्रिजेश को हरा सकती है। आखिरकार दोनों की ताकत में जमीन आसमान का फर्क था और युद्ध कला में माहिर होना रातों रात का खेल नहीं है। भले ही अरमान आहूजा ने उसे बहुत चतुर पैंतरे सिखाए हों, लेकिन वो उन्हें इतनी जल्दी नहीं सीख सकती थी। लेकिन जब आन्या ने छलावा और बाज की पलटी वाले 2 पैंतरे आजमाए तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं और लगा जैसे बाहर ही निकल आएंगी, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानते थे कि ये दोनों पैंतरे उनके ओबरॉय परिवार के मुक्केबाजी मैनुअल के 2 बहुत ही साधारण पैंतरे थे। लेकिन ताज्जुब की बात ये थी कि उन्होंने ब्रिजेश को धूल चटा दी। यशवंत ओबरॉय को ये बात इसलिए इतनी अच्छी तरह पता थी क्योंकि कई साल पहले ही उन्हें समझ आ गया था कि उनके पुश्तैनी मुक्केबाजी मैनुअल में कोई गड़बड़ है। हालांकि मुक्केबाजी की तकनीकें आजमाते वक्त बड़ा जोश आता था, लेकिन हमेशा ऐसा लगता था जैसे कुछ कमी रह गई हो, एक अधूरापन सा महसूस होता था। और तो और जैसे जैसे यशवंत ओबरॉय की उम्र बढ़ रही थी और वो मुक्केबाजी का अभ्यास कर रहे थे, उन्हें यह एहसास और गहरा होने लगा कि मैनुअल में वाकई कोई दिक्कत है, क्योंकि वो खुद साफ महसूस कर सकते थे कि उनके शरीर में जानू पृष्ठमर्म, घुटने के पीछे का हिस्सा और कक्षमर्म, बगल का बीच का हिस्सा में हमेशा हल्की सी सूजन और दर्द रहता था, मानो कोई ऊर्जा उनके शरीर से बाहर निकलना चाहती हो, जो बहुत ही असहज करने वाला होता था। अगर उन्होंने आंतरिक बल की साधना नहीं की होती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन एक बार आंतरिक बल की साधना कर लेने के बाद ये मर्म स्थान टिक टिक करते टाइम बम बन गए थे। अगर कोई दुश्मन जोर से इन मर्म स्थानों पर वार कर दे तो वो ऊर्जा जो शरीर से बाहर निकलना चाहती है, नसों के जरिए वापस शरीर में घुसकर तबाही मचा देगी।
गंभीर मामलों में नसें पूरी तरह से कट सकती थीं और कम गंभीर मामलों में हालत ब्रिजेश ओबरॉय जैसी हो सकती थी, जहां इंसान हिलने डुलने लायक भी नहीं रहता और भयंकर दर्द सहता है। इन सालों में वो इस गड़बड़ी की वजह ढूंढने और मैनुअल को सुधारने की कोशिश भी करते रहे थे, लेकिन अफसोस उनकी काबिलियत सीमित थी और वो पहले से ही बेहद आसान किए गए इस मैनुअल को और बेहतर नहीं बना सके। वो अपने शरीर के इन कुछ मर्म स्थानों को छुपे हुए खतरे के रूप में ही रहने दे सकते थे। इसलिए जब उन्होंने अरमान आहूजा को ये कहते सुना कि उनके मैनुअल में गड़बड़ है, तो वो बहुत हैरान हुए और साथ ही उम्मीद से भर गए। हैरान अरमान की तेज नज़र से, जिसने एक ही नज़र में मैनुअल की गड़बड़ी पकड़ ली थी, और उम्मीद इस बात की कि शायद वो अपनी गजब की समझ से ओबरॉय परिवार के इस पुश्तैनी मैनुअल को सुधार सके। अगर सच में ऐसा हो गया तो ओबरॉय परिवार को सिर्फ आन्या की पीढ़ी तक ही फायदा नहीं होगा, बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों तक इसका असर रहेगा। यह आसान ऐसा होगा जैसे पुराने ज़माने में किसी परिवार को सबसे निचले दर्जे से उठाकर सबसे ऊंचे दर्जे पर बिठा देना। ये बहुत बड़ा आसान था। बस अफसोस इस बात का था कि इस नालायक बेटे ब्रिजेश ओबरॉय ने सब गुड़ गोबर कर दिया। ये सोचते ही यशवंत ओबरॉय का मन किया कि दौड़कर जाएं और उस नालायक ब्रिजेश की जमकर धुनाई कर दें। सच तो यह है कि ब्रिजेश ओबरॉय खुद भी उस वक्त घोर निराशा में डूबे हुए थे। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके मशहूर ओबरॉय परिवार के मैनुअल को एक कल का छोकरा सिर्फ 2 पैंतरों में तोड़ देगा, और वो भी ओबरॉय परिवार के ही मैनुअल के पैंतरों का इस्तेमाल करके। वो अपनी युद्ध कला की प्रैक्टिस में बहुत मेहनती थे और उन्होंने ओबरॉय परिवार के मैनुअल में महारत हासिल कर ली थी, जिसके दम पर उन्होंने सेना में अपना नाम बनाया था। इसलिए उनका इस मैनुअल से एक जज्बाती जुड़ाव था, और यही वजह थी कि जब अरमान आहूजा ने मैनुअल में गड़बड़ी की बात कही तो वो भड़क गए थे। असंभव, ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने ये कैसे किया? ब्रिजेश ओबरॉय ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि कोई उनके परिवार के मैनुअल को उनसे बेहतर जान सकता है। अविश्वास से भरे चेहरे के साथ, शरीर के भयंकर दर्द को सहते हुए, उन्होंने सिर उठाकर थोड़ी दूर खड़े अरमान आहूजा की तरफ देखा। ब्रिजेश ओबरॉय के इन शब्दों ने बिना शक उनकी हार कबूल कर ली थी। इस बात ने उनके पीछे खड़े कैमोफ्लाज वाले उन हटे कट्टे जवानों को इतना बेचैन कर दिया जैसे उन्होंने कोई मक्खी निगल ली हो। उन सब के चेहरों पर गहरी हैरानी साफ दिख रही थी। वो अपनी आंखों के सामने हुए इस वाकये पर यकीन ही नहीं कर पा रहे थे। अरे भाई, वो कैप्टन ब्रिजेश जो अकेले 10 लोगों को धूल चटा सकते थे, वो इतनी आसानी से हार गए। आखिर वो लड़का है कौन जिसने सच में सिर्फ 2 पैंतरे सिखाए और अपना वादा पूरा कर दिया? बाप रे, कैप्टन ब्रिजेश को सिर्फ 2 पैंतरों में पकड़ लेना, ये तो अनबीटेबल रिकॉर्ड है। हमारे कैप्टन दुष्यंत चौहान भी ऐसा नहीं कर सकते थे, है ना? साला, मुझे तो लगा वो बस हवाबाजी कर रहा है, लेकिन वो तो सच में कोई तोप चीज़ है। रुको, दादा यशवंत ने अभी उसे महागुरु अरमान कहा था। सब ने एक दूसरे की तरफ देखा, किसी की भी एक और शब्द बोलने की हिम्मत नहीं हुई। अरमान आहूजा का दिल शांत ही रहा। अनंत ब्रह्मांड में अपने पिछले जन्म में आखिर उसने कौन सी युद्ध कला और पैंतरे नहीं देखे थे? वो युद्ध कलाएं जो एक ही मुक्के में जमीन और आसमान को फाड़ सकती थी, अनंत ब्रह्मांड में बहुत आम बात मानी जाती थी। तो फिर ओबरॉय परिवार के इस मामूली से मैनुअल की तो औकात ही क्या थी? अरमान की नज़रों में ये सच में बच्चों के बेतरतीब खेल से ज्यादा कुछ नहीं था। तुम लोग जिस ओबरॉय परिवार के मुक्केबाजी मैनुअल की अभी प्रैक्टिस कर रहे हो, वो एक अधूरा वर्जन होना चाहिए जिसमें सिर्फ मुक्केबाजी के पैंतरे हैं, लेकिन उससे जुड़ी कोई साधना विद्या या मंत्र नहीं है। अरमान आहूजा ने सबसे बड़ी खामी पर उंगली रखते हुए कहा। इसलिए तुम जितने ज्यादा माहिर होते जाओगे, तुम्हारे शरीर के अंदर का प्राण उतना ही मजबूत होता जाएगा और उसे काबू करना उतना ही मुश्किल होगा। अगर कोई बाहरी ताकत इसे हल्का सा भी छेड़ दे तो प्राण तुरंत उल्टा घूम जाएगा और जान बच जाना सिर्फ अच्छी किस्मत ही कही जाएगी। अरमान आहूजा के ये शब्द सुनते ही, चाहे वो यशवंत ओबरॉय हों, ब्रिजेश ओबरॉय हों या फिर चिराग ओबरॉय, तीनों के चेहरे की नसें फड़क उठीं। इन तीनों ने आंतरिक बल की साधना की थी, इसलिए वो जानते थे कि अरमान आहूजा की बात 100% सच है। जिस बात ने उन्हें हैरान किया वो ये थी कि अरमान ने उन्हें सिर्फ एक बार प्रैक्टिस करते देखा था, फिर भी उसे इस खामी का पता चल गया। ये तो सच में हद से ज्यादा अजीब था, है ना? आखिर ये खतरनाक इंसान आया कहाँ से है? यशवंत ओबरॉय ने तुरंत हाथ जोड़कर सिर झुकाया और कहा, कृपा करके महागुरु अरमान, हमारा मार्गदर्शन करो। यशवंत ओबरॉय को उस नौजवान के सामने सिर झुकाते देख उन हटे कट्टे जवानों का दिल, जो पहले से ही काफी झटके खा चुका था, अब और बर्दाश्त करने की हालत में नहीं था। ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, बात बस इतनी थी कि अरमान आहूजा इंसान कम और कोई जादूगर ज्यादा लग रहा था। अरमान आहूजा ने शांति से उनके सम्मान को कबूल किया, फिर पहले से तैयार मेज पर से एक ब्रश उठाया और बड़ी ही रवानी के साथ लिखते हुए सत्य युद्ध मूल स्थापना विद्या के संशोधित वर्जन पर्वत समीर समझौता को 800 शब्दों में एक ही झटके में लिख डाला। पहाड़ों में हवा है, पूरी दुनिया के साथ एक समझौता है, इसलिए इसे पर्वत समीर समझौता कहा जाता है। समीर, आन्या के लिए एक सौगात। अरमान आहूजा ने ब्रश नीचे रखा, मुड़ा और चल दिया।
जब वो ब्रिजेश ओबरॉय के पास से गुजरा तो उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसके सिर पर फेर दिया। सत्य प्राण की एक धारा नीचे बही और ब्रिजेश ओबरॉय का शरीर, जो भयंकर दर्द से तड़प रहा था, अचानक ताज़ा और हल्का महसूस करने लगा। इसे ही कहते हैं किसी अमर शक्ति का स्पर्श। अरमान आहूजा वहां रुका नहीं। मायरा सिंघानिया का नाजुक हाथ पकड़कर वो वहां से खिसक लिया। उनकी आकृतियां किसी देवदूत की तरह लग रही थीं, जो लिविंग रूम में मौजूद हर किसी की आंखों में जलन पैदा कर रही थीं। अध्याय 72, 800 पर्वत समीर का प्राचीन युद्ध कला में प्रवेश। अरमान आहूजा और मायरा सिंघानिया को जाते हुए देखकर ओबरॉय परिवार के लिविंग रूम में मौजूद हर शख्स के चेहरे के भाव अलग अलग थे, लेकिन सबके दिलों में एक ही भावना उमड़ रही थी, महागुरु अरमान में सच में किसी अमर देवता जैसी बात है। ब्रिजेश ओबरॉय को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके शरीर का वो भयंकर दर्द एक पल में कैसे गायब हो गया। वो खड़े हुए और यशवंत ओबरॉय के पास जाकर उत्सुकता से बोले, पिताजी, वो लड़का जिसकी अभी ठीक से मूंछें भी नहीं आई हैं, आखिर वो है कौन? उसे हमारे परिवार के मैनुअल के बारे में इतनी अच्छी तरह कैसे पता हो सकता है? नालायक लड़के, बकवास बंद करो। यशवंत ओबरॉय ने उन्हें घूरते हुए कहा, अगर महागुरु अरमान ने मदद का हाथ नहीं बढ़ाया होता तो हमारा परिवार कब का शिवगढ़ से साफ हो चुका होता। ब्रिजेश ओबरॉय ये सुनकर चौंक गए और तुरंत पूछा, आखिर हुआ क्या है? यशवंत ओबरॉय ने ठंडी आह भरी, उनके सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं समझी। इसके बजाय वो जल्दी से मेज की तरफ गए और उस सफ़ेद कागज़ को देखा, जिस पर बड़ी ही दमदार और सुंदर लिखावट थी। हर एक लकीर कागज़ को चीरती हुई सी लग रही थी। आखिर ये 17-18 साल के लड़के की लिखावट कैसे हो सकती है? ये तो साफ तौर पर किसी ऐसे मास्टर का अंदाज था जिसने दशकों तक अभ्यास किया हो। पर्वत समीर समझौता। यशवंत ओबरॉय ने अरमान आहूजा की लिखी उस अनमोल धरोहर को दोनों हाथों से पकड़ा। उनके चेहरे पर उलझन थी, लेकिन जैसे जैसे वो पढ़ते गए उनके बूढ़े चेहरे की वो उलझन गायब होने लगी और उसकी जगह एक ऐसी हैरानी और खुशी ने ले ली जिसे छुपाना नामुमकिन था। अगर ओबरॉय परिवार के मैनुअल में लिखी मुक्केबाजी की तकनीकें खतरनाक और हावी होने वाली थीं, तो पर्वत समीर समझौते में ताक लगाने के तरीके और तकनीकें पर्वत की धुंध के बीच बहने वाली ठंडी हवा की तरह बहुत ही सौम्य और फुर्तीली थीं, जो दिल को ताज़ा कर देती थीं। दोनों एक दूसरे की कमी पूरी कर रहे थे। न सिर्फ ओबरॉय परिवार के मैनुअल की कमियों को दूर कर रहे थे, बल्कि उसकी ताकत को भी कई गुना बढ़ा रहे थे। इतिहास में ऐसा कर पाना बिना शक किसी संस्थापक महागुरु के ही बस की बात थी। लेकिन अगर सिर्फ इतनी ही बात होती तो अरमान आहूजा सहस्र अमर स्वामी नहीं कहलाता। जिस बात ने यशवंत ओबरॉय को और भी ज्यादा दीवाना बना दिया वो ये थी कि उन्होंने पर्वत समीर समझौते की लाइनों में आंतरिक बल को तेजी से साधने का एक तरीका साफ साफ पढ़ लिया था। दूसरे शब्दों में, जब तक कोई पर्वत समीर समझौते के मुक्केबाजी के तरीकों के हिसाब से अभ्यास करता है, तब तक आंतरिक बल की साधना करना बस बाएं हाथ का खेल होगा। ये बात सबको पता होनी चाहिए कि इस दौर में एक आम योद्धा के स्तर से उठकर आंतरिक बल की दहलीज पर कदम रखना असल में प्राचीन युद्ध कला की दुनिया में प्रवेश करना और एक असली बाहुबली बनना माना जाता था। वरना इंसान जिंदगी भर एक मामूली योद्धा ही बनकर रह जाता है। इसलिए इस दुनिया में एक कहावत है, मार्शल आर्ट्स की दुनिया का सिरमौर कौन है? एक बार आंतरिक बल मिल जाए तो सब कुछ फीका पड़ जाता है। इसका मतलब है कि तुम्हारी युद्ध कला चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो, अगर सामना किसी ऐसे प्राचीन योद्धा से हो जाए जिसने आंतरिक बल साध लिया है, तो सब बेकार है। लेकिन कितने ही लोग आंतरिक बल साधने के चरण में ही अटक कर रह जाते हैं, जिससे जिंदगी भर के लिए उनका ये सपना चकनाचूर हो जाता है। यहाँ तक कि आन्या जैसी टैलेंटेड लड़की, जिसने बचपन से अपने दादा के साथ प्रैक्टिस की है, वो भी अभी तक आंतरिक बल नहीं साध पाई है। यहाँ तक कि उसके दूसरे चाचा ब्रिजेश ओबरॉय अभी भी आंतरिक बल स्तर की छोटी सी सीढ़ी पर ही अटके हुए हैं। लेकिन इस साधना विद्या और मंत्रों की मदद से न सिर्फ आन्या तेजी से आंतरिक बल साध सकती थी, बल्कि वो खुद एक बूढ़ा इंसान अपनी साधना में एक बहुत बड़ा कदम आगे बढ़ा सकता था। और जब तक ये पर्वत समीर समझौता मौजूद है, ओबरॉय परिवार की आने वाली पीढ़ियां भी इसकी साधना कर सकती हैं। इसका आखिर क्या मतलब है? ये बात यशवंत ओबरॉय से बेहतर कौन जान सकता था। इसका मतलब था कि उनका ओबरॉय परिवार सचमुच एक बहुत ही सम्मानित और ताकतवर प्राचीन युद्ध कला परिवार बन सकता था। आम अमीर परिवारों के मुकाबले प्राचीन युद्ध कला की दुनिया के ये सम्मानित परिवार इस दुनिया के शिखर पर बैठे असली बादशाह होते हैं। वो इन अनदेखी ताकतों के जरिए इस दुनिया के नियम चलाते हैं। भले ही तुम्हारे पास शिवगढ़ के ओबरॉय परिवार की तरह बेशुमार पैसा हो, लेकिन अगर तुमने मल्होत्रा परिवार से पंगा ले लिया, जिन्हें किसी रहस्यमयी ताकत का सपोर्ट हासिल है, तो अकेले शंकर प्रताप सिंह ही डंके की चोट पर यह ऐलान कर सकता है कि वो ओबरॉय परिवार का नामो निशान शिवगढ़ से मिटा देगा और ओबरॉय परिवार के पास विरोध करने की कोई ताकत नहीं होगी। यही इन प्राचीन युद्ध कला रहस्यमयी ताकत वाले परिवारों का खौफनाक सच है। इसलिए यशवंत ओबरॉय और बाकी लोग समझ गए थे कि इस पर्वत समीर समझौते के साथ अगर उनका परिवार कुछ दशकों तक खामोशी से अपना काम करता रहे, तो वो
यकीनन प्राचीन युद्ध कला की दुनिया का एक बहुत बड़ा परिवार बन जाएंगे। उस वक्त शिवगढ़ के मल्होत्रा परिवार को तो छोड़ ही दो, अगर शंकर प्रताप सिंह का अखाड़ा भी सामने आ जाए तो उनका परिवार उनसे जरा भी नहीं डरेगा। और अगर वो जीत नहीं भी पाए तो क्या उनके पीछे महागुरु अरमान आहूजा का हाथ नहीं होगा। ये सब सोचते ही यशवंत ओबरॉय इतने रोमांचित हो गए कि उनसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, 800 पर्वत समीर से प्राचीन युद्ध कला में प्रवेश। सिर्फ एक 800 शब्दों की साधना विद्या जिसने उनके मौजूद ज्ञान को पूरा कर दिया, एक परिवार को दूसरी ही दुनिया में ले जा सकती है। एक हाई स्कूल के लड़के के हाथों से आई इस खौफनाक ताकत ने ओबरॉय परिवार के हर शख्स को ऐसा महसूस कराया जैसे ये सब कोई सपना हो। और आन्या साफ तौर पर उस सपने का सबसे मीठा हिस्सा जी रही थी। उसने अपने दादा के हाथों में रखे पर्वत समीर समझौते को देखा और मन ही मन बुदबुदाई, पर्वत समीर समझौता, समीर मेरे नाम के साथ जुड़ा हुआ। क्या उसने अनजाने में ऐसा किया या जानबूझकर इसका नाम ये रखा? कोई नहीं जानता था कि इसी पर्वत समीर समझौते की वजह से सदियों बाद भी अपनी शान बनाए रखने वाला ओबरॉय परिवार आन्या को उस मसीहा के तौर पर देखेगा जिसने परिवार की हजारों सालों की कामयाबी की नींव रखी थी। उसका रुतबा परिवार के संस्थापकों से भी कहीं आगे निकल जाएगा और उसके अपने ही लोग उसे पर्वत समीर अमर के नाम से पूजेंगे। पिताजी, क्या उसने ये अनमोल खजाना बस ऐसे ही हमारे परिवार को दे दिया? जाहिर है ब्रिजेश ओबरॉय चीज़ों की परख रखते थे। उन्होंने पर्वत समीर समझौते को सिर्फ एक बार पढ़ा था और पूरी तरह हिल गए थे। अभी भी उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उस लड़के ने इतनी आसानी से इतना बड़ा खजाना दे दिया है। तुम्हें पता है, अगर इस चीज़ की नीलामी होती तो इसकी शुरुआती कीमत ही करोड़ों में होती, उससे ज़्यादा की तो बात ही छोड़ दो। उनकी बात सुनकर यशवंत ओबरॉय ने ठंडी सांस ली और कहा, तुम महागुरु अरमान की महानता का अंदाज़ा कैसे लगा सकते हो? इसके अलावा महागुरु अरमान की काबिलियत को देखते हुए ये पर्वत समीर समझौता जो हमारे लिए इतना खास है, शायद उनके लिए कोई मायने ही नहीं रखता। पिताजी, तुम बार बार महागुरु अरमान कह रहे हो, आखिर वो है कौन? ब्रिजेश ओबरॉय ने उत्सुकता से पूछा। वो यशवंत ओबरॉय से पूछ रहे थे, लेकिन यशवंत का उनकी तरफ ध्यान देने का कोई इरादा नहीं लग रहा था। इसके बजाय वो पर्वत समीर समझौते को पकड़कर आन्या के साथ बैकयार्ड की तरफ चल दिए। लेकिन परिवार के बाकी लोग ब्रिजेश ओबरॉय के चारों ओर जमा हो गए और बड़े ही जोश के साथ उन्हें अरमान आहूजा के उन खौफनाक कारनामों के बारे में बताने लगे। जब उन्होंने अरमान आहूजा के चमत्कारों के बारे में सुना, जैसे उंगलियों के इशारे से उम्र लंबी कर देना और एक हाथ से आसमानी आग बुला लेना, तो ब्रिजेश ओबरॉय समेत कैमोफ्लाज वाले वो सभी हटे कट्टे जवान इतने डर गए कि उनके चेहरों का रंग ही उड़ गया। उन सब के दिमाग में एक ही ख्याल आया, अगर उसने पहले हम पर हमला कर दिया होता तो क्या हम कुत्ते की मौत नहीं मारे जाते? हालांकि उन्हें पता था कि अरमान आहूजा बहुत दूर जा चुका है, फिर भी वो खुद को पीछे मुड़कर देखने से रोक नहीं पा रहे थे, मानो ऐसा करके ही वो अरमान के लिए अपनी इज्जत दिखा सकते हों। अरमान आहूजा ने बड़ी ही लापरवाही से वो सत्य युद्ध मूल स्थापना विद्या उछाल दी थी, जो अनंत ब्रह्मांड में सबसे निचले दर्जे की प्राण शुद्धि तकनीक थी, लेकिन मौजूदा ओबरॉय परिवार के लिए ये बिल्कुल सटीक साधना थी। और ओबरॉय परिवार के लिए ये बिना शक किसी खजाने के मिलने जैसा था, क्योंकि ये ऐसी चीज़ थी जिसे पैसों से भी नहीं खरीदा जा सकता था। अरमान आहूजा ने ओबरॉय परिवार पर ध्यान नहीं दिया, जो अभी भी सदमे में था। इसके बजाय वो मायरा सिंघानिया का हाथ थामे पहाड़ की चोटी पर बने उस विला की तरफ कदम बढ़ा रहा था, जिसे शिखर स्वर्ग के नाम से जाना जाता था। जैसे ही उसने विला के गोल्फ गार्डन में कदम रखा, एक जबरदस्त आध्यात्मिक ऊर्जा अरमान आहूजा की तरफ ऐसे दौड़ी जैसे कोई वफादार कुत्ता अपने मालिक को पहचान कर भागता है। अरमान का दिल अजीब सी हलचल से भर गया और फिर खुशी से झूम उठा। क्या वो सालों से बंद दरवाज़ा आखिरकार खुलने वाला था? अध्याय 73, अप्रत्याशित सफलता। ये महसूस करते हुए कि वो सफलता की दहलीज पर हो सकता है, अरमान आहूजा का दिल बिल्कुल शांत और स्थिर रहा। वो मायरा सिंघानिया का हाथ थामे विला के बगीचे के रास्ते पर धीरे धीरे टहलता रहा, बिना किसी हड़बड़ी या बेचैनी के। अरमान ने अनंत ब्रह्मांड में अपने पिछले जन्म में भी कई बार ऐसे मुकाम हासिल किए थे, उसके लिए ये खाना खाने और चाय पीने जितना ही आम था। ऐसे वक्त में टहलना और अपने मन को शांत रखना ज़्यादा समझदारी का काम था। मायरा सिंघानिया अरमान के साथ साथ चल रही थी। पहाड़ की चोटी पर चांद की हल्की रोशनी पड़ रही थी, जिसने उसकी पहले से ही बेदाग ड्रेस पर एक सुनहरी चमक बिखेर दी थी, जिससे वो किसी अप्सरा की तरह और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसने अपने बगल में चल रहे अरमान की तरफ देखा। उसका छोटा सा मुंह हल्का सा खुला था, लेकिन जब शब्द होठों तक आए तो उसे समझ नहीं आया कि शुरुआत कहाँ से करे, इसलिए वो चुपचाप अरमान के साथ साथ धीरे धीरे चलती रही। दोनों गोल्फ गार्डन से होते हुए शिखर स्वर्ग विला के सामने घास के छोटे से मैदान तक खामोशी से चलते रहे। आखिरकार मायरा ने बोलने का फैसला किया। उसने अरमान से कहा, मुझे माफ़ कर दो। अरमान पहले तो चौंका, फिर उसकी माफ़ी का मतलब समझ गया।
उसने उसे तसल्ली देते हुए कहा, अगर तुम सिंघानिया परिवार के मुझे बेदखल करने के लिए माफ़ी मांग रही हो तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि मेरी वजह से तुमने सिंघानिया परिवार की बागडोर खो दी है। मायरा सिंघानिया ने सिर हिलाया और अपने दूसरे हाथ से हवा में लहराती बालों की एक लट को अपने कान के पीछे अड़सा लिया। उसकी हरकतें किसी पेंटिंग में बनी परी की तरह शांत थीं। उसने कहा, सिंघानिया परिवार ने पहले नाइंसाफ़ी की थी, माफ़ी मांगना तो बनता है। अरमान जानता था कि ये औरत हमेशा से मजबूत इरादों वाली रही है, इसलिए उसने आगे कोई बहस नहीं की, वरना सिर्फ इसी माफ़ी की बात पर पूरी रात बहस हो सकती थी। अरमान को एतराज़ न करते देख मायरा फिर बोली, और तुम्हारे जेल जाने से पहले मैंने वादा किया था कि चाहे सिंघानिया परिवार दिवालिया ही क्यों न हो जाए, मैं तुम्हें बाहर निकाल लाऊंगी। मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर पाई, मैंने अपना वादा तोड़ दिया। अरमान मन ही मन मुस्कुराया। अगर अनंत ब्रह्मांड में किसी ने अरमान की हिफाजत करने की बात कही होती तो शायद पूरा ब्रह्मांड हंस हंस कर पागल हो जाता, लेकिन यहाँ अरमान को लगा कि मायरा के जज्बात सच्चे हैं। भले ही उसमें अरमान को बचाने की काबिलियत ना हो, लेकिन उसकी नीयत तो थी। अरमान ने फिर सिर हिलाया और कहा, अतीत में तुमने हमेशा मेरी हिफाजत की है, अब से मेरी बारी है तुम्हारी हिफाजत करने की। चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ हूँ कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। अगर अरमान ने कुछ दिन पहले ये बातें कही होती तो मायरा को लगता कि वो बड़ी बड़ी फेंक रहा है और अपनी औकात से बाहर की बात कर रहा है, लेकिन अब मायरा खुद नहीं जानती थी क्यों, पर उसे अरमान की हर एक बात पर यकीन था, यहाँ तक कि उसके बोलने के अंदाज पर भी उसे पूरा भरोसा था। शायद इसे ही सुरक्षा का एहसास कहते हैं, मायरा ने मन ही मन खुद को समझाया, अपने बगल में चलते हुए उस आदमी को देखकर और उसकी हथेली से आ रही गर्माहट को महसूस करते हुए। मायरा को लगा जैसे उसका रोम रोम खुशी से भर गया हो। विला की चाबी हमेशा से मायरा के पास ही थी। जब उसने दरवाज़ा खोला तो सामने का नज़ारा देखकर वो दंग रह गई। लिविंग रूम की कॉफ़ी टेबल पर एक छोटा सा और प्यारा सा केक रखा था और सोफे पर एक जवान लड़की बैठी थी जिसकी शक्ल मायरा से काफ़ी मिलती जुलती थी, रिया सिंघानिया। आज मायरा सिंघानिया का जन्मदिन था, एक ऐसी बात जिसे अरमान कभी नहीं भूला था। इसलिए उसने खास तौर पर विला की प्राइवेट हाउसकीपर नेहा शर्मा को विला का दरवाज़ा खोलने और मायरा की छोटी बहन रिया को यहाँ लाने के लिए कहा था, ताकि वो मायरा की ज़िंदगी का पहला जन्मदिन मना सकें। मायरा ने अरमान के कमरे में सोने के बजाय रिया के पास जाकर उसे तसल्ली देने का फैसला किया, जो थोड़ी उदास लग रही थी। अरमान ने इस बात पर ज़्यादा जोर नहीं दिया। आखिरकार रिया ने परिवार में एक बहुत बड़ा भूचाल देखा था, इसलिए उसका कुछ समय के लिए दुखी और उदास होना स्वाभाविक था। इसके अलावा अरमान के पास खुद करने के लिए और भी ज़रूरी काम थे। साधना का अगला स्तर। मायरा और रिया के सो जाने की तसल्ली करने के बाद अरमान बेडरूम से निकलकर दूसरी मंजिल की बालकनी में आया। उसने दाएं बाएं देखा, फिर रेलिंग का सहारा लेकर हल्की सी छलांग लगाई। हवा में तैरते हुए वो बालकनी से बाहर निकला और आखिरकार नीचे घास पर पूरी आज़ादी से लैंड कर गया। उसकी हरकतें इतनी हल्की थीं कि हवा की आवाज़ तक नहीं बिगड़ी। साधना का शोर शराबा पहले से ही बहुत होता था और सफलता के इस नाजुक दौर में तो भूचाल ही आ जाना था। आध्यात्मिक ऊर्जा का एक बड़ा सैलाब बेडरूम को तहस नहस कर सकता था, इसलिए उसे एक ऐसी खुली जगह ढूंढनी थी जहां वो आज़ादी से अपने स्तर को पार कर सके। और अरमान को पहले से ही आभास हो गया था कि इस बार की उसकी ये कामयाबी अनंत ब्रह्मांड में उसके द्वारा किए गए धमाकों से भी ज़्यादा बड़ी हलचल मचा सकती है। वजह बहुत साफ थी। अपने पिछले जन्म में अरमान ने सिर्फ तेज़ी से साधना करने पर फोकस किया था, जिसकी वजह से उसकी नींव मजबूत नहीं हो पाई थी। इसके अलावा पिछले जन्म में उसने जो मूल स्थापना का तरीका चुना था वो उच्च दर्जे का नहीं था, उसे बहुत ही मामूली कहा जा सकता था। लेकिन ये जन्म अलग था। उसने 9 चक्र काया शोधन विद्या को चुना था, एक ऐसा साधना का तरीका जो किसी के शरीर को संतों जैसा बना सकता था। हालांकि आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया था, लेकिन अरमान के लिए उसके पिछले जन्म के तरीके के मुकाबले ये पहले से ही एक बहुत बड़ा सुधार था। इसके अलावा और सबसे ज़रूरी बात, अरमान जानबूझकर अपनी ताकत को दबा कर रख रहा था और ये सब अपनी नींव मजबूत करने के लिए था। वरना पुलिस स्टेशन में इतनी सारी तामसिक ऊर्जा सोखने के बाद वो ज़बरदस्ती भी अपना स्तर पार कर सकता था, लेकिन फिर भी उसने इंतज़ार करना ही सही समझा। और जब वो घोर तामसिक अग्नि की गोली बना रहा था तो उसे पहले ही महसूस हो गया था कि उसका स्तर कम पड़ रहा है, फिर भी उसने ज़बरदस्ती उस गोली को बनाना पूरा किया। इस इम्तिहान को पास करने के बाद अरमान को लगा कि उसका मूल स्थापना का शुरुआती स्तर अपनी आखिरी हद तक पहुंच चुका है और अब आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। सच में, जैसे ही उसने शिखर स्वर्ग विला के इलाके में कदम रखा, स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा उसकी तरफ खींची चली आई और तेजी से अरमान की तरफ दौड़ने लगी। अगर उसने ज़बरदस्ती इसे नहीं रोका होता तो वो शायद वहीं मायरा के सामने ही अपना स्तर पार कर चुका होता। इस तरह की कामयाबी, जहां आध्यात्मिक ऊर्जा खुद आपको ढूंढती है, निश्चित रूप से ज़्यादा स्थिर होती है और ज़बरदस्ती की गई कामयाबी के मुकाबले आपको बहुत आगे ले जाती है।
अरमान चलते चलते विला के बगल वाली कृत्रिम झील तक आ गया, घास की एक समतल जगह खोजी और पालथी मारकर बैठ गया। चांदनी रात में उसने एक गहरी सांस ली, फिर अपनी आंखें बंद कर ली और 9 चक्र काया शोधन विद्या का जाप शुरू कर दिया। अपनी 5 इंद्रियों और 6 चेतनाओं को खोल दिया ताकि स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा उसे धो सके और पवित्र कर सके। ये बहुत मुश्किल प्रक्रिया थी। भारी आध्यात्मिक ऊर्जा उसके शरीर के हर हिस्से में घुस रही थी, उसकी पहले से ही संकरी नसों को जबरदस्ती फैला रही थी। 9 चक्र काया शोधन विद्या से मिलने वाले आराम के बिना अरमान का शरीर कब का फट चुका होता। फिर भी उसकी सारी नसों के फटने का वो असहनीय दर्द बना रहा, जैसे ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक अरमान की एक एक नस पूरी तरह से टूट ना जाए। अगर बात सिर्फ इतनी ही होती तो अरमान इसे बर्दाश्त कर लेता। आखिरकार उसे पिछले जन्म में सफलता हासिल करने का तजुर्बा था और वो इस तरह के दर्द के लिए पूरी तरह तैयार था। हालांकि उसने जो कभी नहीं सोचा था वो ये था कि ये कामयाबी सिर्फ आध्यात्मिक ऊर्जा द्वारा उसकी नसों को फैलाने के बारे में नहीं थी, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा 9 चक्र काया शोधन विद्या के जरिए असल में उसके शरीर को ही बदलने लगा था। ऐसा उसके पिछले साधना काल में कभी नहीं हुआ था। अगर पहले बात सिर्फ उसकी नसों के फटने की थी तो अब ये उसकी त्वचा के हर इंच को फाड़ रहा था। वो दर्द पुराने जमाने में धीरे धीरे शरीर के टुकड़े करने वाली सजा से भी 10,000 गुना ज्यादा दर्दनाक था। अरमान चाहता तो इस प्रक्रिया को रोक सकता था, लेकिन वो जानता था कि अगर उसने ये मौका गंवा दिया तो ना सिर्फ उसका स्तर गिर जाएगा बल्कि वो जिंदगी भर के लिए यहीं अटक कर रह जाएगा। आखिरकार टूटे हुए मन के साथ शिखर तक पहुंचने वाले मन को दोबारा बनाना कामयाबी हासिल करने से हजारों गुना ज्यादा मुश्किल था। और अरमान को ये भी हल्का सा एहसास था कि ये कामयाबी सिर्फ उसके मौजूदा स्तर को पार करने और मूल स्थापना के मध्य स्तर में पहुंचने के अलावा कुछ और अप्रत्याशित फायदे भी लेकर आएगी। अध्याय 74 रातों रात वज्रकाया महागुरु बनना। भयंकर दर्द अरमान आहूजा की सोचने समझने की ताकत और होशो हवास को तार तार कर रहा था। अगर उसके पास पिछले जन्म के अनंत ब्रह्मांड में की गई 800 साल की कठोर साधना का तजुर्बा न होता तो उसे रत्ती भर भी यकीन नहीं था कि वो अपने शरीर और चेतना दोनों के बुरी तरह चिन्ना भिन्न हो जाने के इस दर्द को सह पाएगा। तभी तो कोई भी 9 चक्र काया शोधन विद्या को 9वें चक्र तक नहीं साध पाता। अगर पहला चक्र ही इतना दर्दनाक है तो आगे के 8 चक्रों को सहने की हिम्मत या जान किसके पास बचेगी। अरमान ने मन ही मन गालियां बकीं। जरा सोचो, अरमान पिछले जन्म में अनंत ब्रह्मांड का एक महान साधक था जिसने 800 साल तक कड़ी तपस्या की थी। ऐसा कौन सा दर्द और तकलीफ थी जो उसने नहीं झेली थी। फिर भी 9 चक्र काया शोधन विद्या उसे इस कदर तड़पा रही थी कि वो लगातार गालियां बक रहा था, जिससे पता चलता है कि इसका दर्द कितना हावी होने वाला और बर्दाश्त के बाहर था। अरमान को बस यही लग रहा था कि उसकी त्वचा और मांस में जबरदस्त बदलाव हो रहे हैं। वो बदलाव देखने के लिए अपनी आंखें खोलने को बेताब था, लेकिन जरा सी हलचल भी ऐसी लग रही थी मानो अनगिनत तेज चाकुओं से उसकी आंखों को गोदा जा रहा हो। वो उन्हें 1 इंच भी नहीं हिला पा रहा था। मजबूरन अरमान ने दोबारा कोशिश करने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय वो लगातार स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को सोखता रहा और पागलों की तरह 9 चक्र काया शोधन विद्या का जाप करता रहा ताकि जल्दी से मूल स्थापना के मध्य स्तर तक पहुंच सके। एक बार वहां पहुंचने के बाद वो इस विद्या को रोक सकता था और स्वाभाविक रूप से इस दर्द से आज़ादी पा सकता था। हालांकि अरमान हैरान था कि अपनी पहली साधना के दौरान 9 चक्र काया शोधन विद्या एक बिल्ली के बच्चे की तरह शांत क्यों थी और अब ये इतनी हावी क्यों हो रही है। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका पिछला साधना स्तर बहुत कम था, या इसलिए क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा अब बहुत मजबूत हो गई थी। अरमान को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसे लगातार सोचते रहना था। कोई और चारा नहीं था, उसे अपना ध्यान बांटना था, वरना सच में इस हावी होने वाली 9 चक्र काया शोधन विद्या से उसके चित्वे उड़ने का खतरा था। वक्त मिनट दर मिनट बीतता गया। अरमान के सिर के ऊपर का चांद धीरे धीरे पश्चिम की ओर खिसकने लगा, जिससे उसकी परछाई पास की कृत्रिम झील में पड़ने लगी। एक ठंडी हवा का झोंका आया जिससे पानी में लहरें उठने लगी और अरमान की परछाई इधर उधर डोलने लगी, बिल्कुल उस वक्त उसके तड़पते हुए मन की तरह जो दर्द में लगातार फड़फड़ा रहा था। उसके चेहरे से पसीने की घनी बूंदें लगातार रिस रही थीं, लेकिन इससे पहले कि वो धार बन पाती वो भाप बनकर उड़ जाती और उनका कोई नामो निशान नहीं बचता। हालांकि अरमान के शरीर के चारों ओर धुंध की लकीरें दिखाई देने लगी जो उसके आसपास मंडरा रही थीं और बिखरने का नाम नहीं ले रही थीं। ना जाने कितने वक्त के बाद अरमान को साफ तौर पर महसूस होने लगा कि उसके शरीर में और भी बदलाव हो रहे हैं। अगर पहले उसे लग रहा था कि उसके चित्रे उड़ रहे हैं, तो अब उसे लग रहा था कि उसका शरीर दोबारा जुड़ रहा है। वो कटे हुए टुकड़े दोबारा जुड़ने लगे थे जो उसके मौजूदा शरीर को आकार दे रहे थे, बिल्कुल राख से दोबारा जन्म लेने वाले फीनिक्स पक्षी की तरह। अरमान घास पर पालथी मारकर बैठा था, उसके हाथ ध्यान की मुद्रा में थे। उसके बाएं हाथ ने दाएं हाथ के पिछले हिस्से को थाम रखा था और दोनों अंगूठे आपस में मिल रहे थे।
बायां हाथ यांग को दर्शाता था, दायां हाथ यिन को, और एक दूसरे पर रखे हुए हाथ यिन और यांग के मिलन का प्रतीक थे। पसीने की एक बूंद जो भाप नहीं बनी थी, अरमान की ठुड्डी से फिसलकर उस जगह पर गिरी जहां उसके दोनों अंगूठे मिल रहे थे और तुरंत ही बारीक बूंदों में बिखर गई। चांदनी रात में वो रोशनी के कणों की तरह चमक रहे थे, टूटे हुए हीरों की तरह चकाचौंध कर रहे थे। जैसे ही पसीने की वो बूंद गिरी, अरमान के चारों ओर मंडरा रही धुंध मानो उसके अंदर के किसी बड़े ब्लैक होल की तरफ खींच गई। वो सब अरमान के शरीर में घुस गई, फिर उसकी नाभि के पास चक्कर लगाने लगी और एक छोटे से प्राण भंवर में बदल गई जो बिना रुके लगातार घूम रहा था। प्राण भंवर बन गया है, सत्य प्राण आ गया है। मैंने आखिरकार मूल स्थापना के मध्य स्तर में कदम रख ही लिया। अरमान ने मन ही मन राहत की सांस ली। ये कामयाबी वाकई बहुत दर्दनाक थी, लेकिन कम से कम वो इसे सहने में कामयाब रहा था। इस वक्त अरमान को ऐसा लग रहा था मानो उसके सीने में कई ब्रह्मांड समा गए हों और उसके पास कभी खत्म ना होने वाली ताकत हो, मानो वो सिर्फ एक मुक्के से इस पूरी पर्वत श्रृंखला को चकनाचूर कर सकता हो। जाहिर है, कामयाबी के बाद ये महज एक भ्रम था। सच में एक मुक्के से पहाड़ तोड़ने के लिए उसे शायद इससे भी कई ऊंचे स्तर तक पहुंचना होगा। हालांकि अरमान साफ महसूस कर सकता था कि उसके शरीर की मजबूती पहले से कहीं ज्यादा हो गई है। अगर पहले उसका शरीर 1000 किलो की ताकत लगा सकता था, तो अब वो कम से कम 10,000 किलो की ताकत लगा सकता है। और अगर शरीर 10,000 किलो की ताकत लगा सकता है, तो स्वाभाविक रूप से वो 10,000 किलो की ताकत सह भी सकता है। अरमान ने आसमान की तरफ देखा। पूरब में सुबह की हल्की सी किरण दिखाई दे रही थी, लगभग दिन निकल आया था। उसने नहीं सोचा था कि इस कामयाबी में लगभग पूरी रात लग जाएगी। वो ये भी सोच रहा था कि नौचक्र काया शोधन विद्या उसे और क्या अप्रत्याशित फायदे दे सकती है। अरमान ने एक गहरी सांस ली, खड़ा हुआ और स्वाभाविक रूप से अंगड़ाई ली। उसने अनजाने में ही जम्हाई ली। आह, ये तो बस एक मामूली सी जम्हाई थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से इसकी आवाज़ किसी घंटे के बजने जैसी थी, जिसने ज़मीन और आसमान को हिलाकर रख दिया, भूतों और देवताओं को डरा दिया, और फिर भी इसमें पहाड़ टूटने और सुनामी आने जैसी भव्यता थी। शिखर स्वर्ग विला से शुरू होकर ये आवाज़ शिवगढ़ शहर के हर कोने की तरफ लहर दर लहर फैल गई और बहुत देर तक गूंजती रही। देर तक गूंजने वाली इस दहाड़ को सुनकर इसी पल में अरमान को आखिरकार नौचक्र काया शोधन विद्या से मिले उस अप्रत्याशित फायदे का एहसास हुआ। इसने असल में सिर्फ आधी रात में उसके शरीर को एक वज्रकाया महागुरु के शरीर में बदल दिया था। जब अरमान को इस नतीजे का पता चला तो वो खुद भी सन्न रह गया। किसी को भी पता होना चाहिए कि हालांकि अपने पिछले जन्म में अनंत ब्रह्मांड में वो सिर्फ अपने शरीर से एक तारे को चकनाचूर कर सकता था, लेकिन वो सब अनगिनत खजानों और जड़ी बूटियों के साथ लंबे समय तक खुद को तपाने के बाद ही मुमकिन हुआ था। और अब उसने ये कारनामा सिर्फ नौचक्र काया शोधन विद्या के दम पर कुछ ही घंटों में कर दिखाया था। भला अरमान कैसे खुश नहीं होता। यहाँ तक कि अरमान सहस्र अमर स्वामी ने भी नहीं सोचा था कि नौचक्र काया शोधन विद्या इतनी खतरनाक होगी। अब जब उसे पता चल गया था, तो भले ही दूसरे चक्र में उसकी जान ही क्यों न चली जाए, वो इसे आजमाने के लिए दृढ़ संकल्पित था। तभी तो अफवाहें कहती हैं कि 9वें चक्र तक साधना करने से इंसान का शरीर संतों जैसा हो जाता है। तभी तो पहला चक्र इतना दर्दनाक था। सिर्फ कुछ ही घंटों में वज्रकाया महागुरु का शरीर हासिल कर लेना, वो बाहरी महागुरु जो इस मुकाम तक पहुंचने में दशकों लगा देते हैं, वो क्या सोचेंगे? क्या उन्हें अब जीने का हक भी है? हा, अरमान, जो शायद ही कभी इतने अच्छे मूड में होता था, अपनी हंसी रोक नहीं पाया। उसी वक्त मानसरोवर झील पर यशवंत ओबरॉय ने अपने स्वभाव के विपरीत परिवार के सभी छोटे बड़े सदस्यों को झील के किनारे मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करने के लिए बुला लिया था। यहाँ तक कि देविका ओबरॉय ने भी अपने डिजाइनर कपड़े उतारकर एक साधारण सा साधना वाला सूट पहन लिया था और पास ही खड़ी होकर पूरी लगन से अपने पैंतरों का अभ्यास कर रही थी। उन सब ने पहाड़ की चोटी से आने वाली वो आसमान फाड़ देने वाली दहाड़ सुनी। जिसने भी इसे सुना वो बुरी तरह दहल गया। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। दहाड़ शांत होने के बाद ही उन्होंने अपना सिर घुमाकर परिवार के मुखिया दादा यशवंत ओबरॉय की तरफ देखा। यशवंत ओबरॉय ने शिखर स्वर्ग विला की तरफ ऊपर देखा। कुछ पल सोचने के बाद उन्होंने एक गहरी आह भरी। लगता है महागुरु अरमान ने एक और स्तर पार कर लिया है। ये नौजवान यकीनन कोई आम इंसान नहीं है। क्या एक और स्तर पार? ओबरॉय परिवार के सभी सदस्यों के मुंह खुले के खुले रह गए। वो पहले से ही एक महागुरु है, अब वो और कौन सा स्तर पार कर सकता है? संजीवन इंटरनेशनल अस्पताल के एडवांस आईसीयू वार्ड में गहरी नींद सो रहे शंकर प्रताप सिंह ने दूर से आने वाली वो हल्की सी दहाड़ सुनकर अचानक अपनी आंखें खोल दीं। वो 10 मिनट से भी ज्यादा समय तक बिना पलक झपकाए छत को घूरता रहा। जब डॉक्टर ने उसे देखा तो वो अचानक एक खौफनाक हंसी हंसने लगा और मुंह से खून निकलने के बावजूद नहीं रुका। शंकर प्रताप सिंह, वो बूढ़ा आदमी जिसने पिछले कई सालों से शिवगढ़ में एक तरफा राज किया था, अस्पताल में भर्ती होने के 10 घंटे बाद ही तमाम कोशिशों के बावजूद दम तोड़ गया।
इस तरह लोगों के बीच ये अफवाह फैल गई कि दादा शंकर प्रताप सिंह, वो इंसान जो सिर्फ एक आदमी से नीचे और 10,000 लोगों से ऊपर था, एक सुबह एक नौजवान की जम्हाई सुनकर डर के मारे मर गया। अध्याय 75, मैं उसके लिए बहुत सारा पैसा कमाना चाहती हूँ। अरमान आहूजा को खुद इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी वो अनजाने में ली गई जम्हाई जमीन आसमान को कंपा देने वाली एक खौफनाक दहाड़ में बदल जाएगी, और ना ही उसे ये पता था कि ये दहाड़ असल में शंकर प्रताप सिंह की जान ले लेगी। उसे बस इतना पता था कि रात भर की साधना और स्तर पार करने के बाद शिखर स्वर्ग विला के आसपास मौजूद वो भारी आध्यात्मिक ऊर्जा पूरी तरह से उसके अंदर समा गई थी और उसका नामो निशान तक नहीं बचा था। मैंने नहीं सोचा था कि ये 9 चक्र काया शोधन विद्या इतनी हावी होने वाली होगी। इसमें इस्तेमाल होने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा आम साधना की तकनीक से कम 2-3 गुना ज्यादा है। गनीमत है कि ये साधना तकनीक सारी अंदरूनी ऊर्जा को सोख सकती है, वरना ऐसे बॉटमलेस पिट जिसकी कोई गहराई ना हो को संभालने में तो सबसे बड़े परिवार की दौलत भी स्वाहा हो जाएगी। लेकिन बुनियादी तौर पर इस दुनिया में आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत कम है। अगर मैं ये काया शोधन विद्या अनंत ब्रह्मांड में कर रहा होता तो शायद अब तक चौथे चक्र में कदम रखने की तैयारी कर रहा होता, है ना? लगता है और ज्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा हासिल करना ही अब सबसे जरूरी काम है, वरना ताकत बढ़ने की रफ्तार बहुत धीमी हो जाएगी। मैं उस परम स्तर तक कब पहुंचूंगा? अरमान कृत्रिम झील के किनारे खड़ा था, उसका चेहरा पानी की तरफ था और पीठ विला की तरफ। वो यही सोच रहा था कि इतनी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा जल्दी से कैसे हासिल की जाए। असल में इसके सिर्फ 2 ही तरीके थे। एक तो किसी स्वर्ग जैसी पवित्र जगह की तलाश करना जहां आध्यात्मिक ऊर्जा प्राकृतिक रूप से बहुत शुद्ध और भारी मात्रा में हो, जो साधना के लिए एकदम सही हो। दूसरा तरीका यह था कि 100 साल से ज्यादा पुरानी जड़ी बूटियों से इसे निकाला जाए। ये तरीका बहुत खर्चीला था और पैसा होने के बावजूद इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि तुम उन्हें खरीद ही पाओगे। जाहिर है एक और तरीका था जिस पर काम किया जा सकता था, चक्रव्यूह रचना। चक्रव्यूह की मदद से साधना के लिए स्वर्ग और पृथ्वी के बीच मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा को इकट्ठा करना। आध्यात्मिक ऊर्जा जुटाने वाला चक्रव्यूह इसी कैटेगरी में आता था, लेकिन ये सबसे शुरुआती और बेसिक चक्रव्यूह था जिसका इस्तेमाल सिर्फ मूल स्थापना के शुरुआती स्तर में किया जाता था। अब जबकि अरमान मूल स्थापना के मध्य स्तर में पहुंच चुका था, तो जाहिर है वो इस तरह के छोटे और शुरुआती चक्रव्यूह का इस्तेमाल करने में अपना वक्त बर्बाद नहीं करेगा। हालांकि बड़े पैमाने पर चक्रव्यूह बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती थी उन्हें हासिल करना 100 साल पुरानी जड़ी बूटियां ढूंढने जितना ही मुश्किल था, वो भी पैसों के बावजूद। लेकिन 100 साल पुरानी जड़ी बूटियों के मुकाबले उन्हें हासिल करना थोड़ा सा आसान था, क्योंकि इस दुनिया में बहुत कम लोग ही जानते थे कि चक्रव्यूह कैसे बनाए जाते हैं, इसलिए जाहिर है उन चीज़ों की इतनी अहमियत नहीं थी। अफसोस की बात है कि मैं अनंत ब्रह्मांड से अपने वो जादुई खजाने नहीं ला सका, वरना अगर मैं यहाँ यूं ही कोई बड़ा चक्रव्यूह बना देता तो उससे मिलने वाली स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा यकीनन किसी स्वर्ग जैसी पवित्र जगह से कम नहीं होती। ये सोचकर अरमान ने अपना सिर हिलाया और मन ही मन सोचा, इन ख्याली पुलावों में उलझने से बेहतर है कि मैं ये सोचूं कि कुछ पैसा कैसे कमाया जाए, वरना अगर मुझे सच में 100 साल पुरानी जड़ी बूटियां मिल भी गईं तो मैं उन्हें चुरा तो नहीं सकता ना। यही सब सोचते हुए और देविका ओबरॉय की पार्टनरशिप वाली बात को याद करते हुए अरमान के दिमाग में बिजनेस का एक शानदार खाका चुपचाप तैयार होने लगा। उसका वो लंबा चौड़ा और रौबदार अक्स, जिसे विला की दूसरी मंजिल के बेडरूम की बालकनी में खड़ी एक खूबसूरत परछाई देख रही थी, उसे गर्व से भर रहा था। उस लंबी दहाड़ से वो अचानक जाग गई थी, लेकिन जागने के बाद उसे देखकर उसके मन को बहुत सुकून मिला। उसने भी कभी इस शिखर स्वर्ग विला में रहने के सपने देखे थे, लेकिन वो जानती थी कि सिंघानिया परिवार की हैसियत को देखते हुए अगर वो बिना खाए पिए भी दिन रात काम करे तब भी शायद मरते दम तक वो सिर्फ मानसरोवर झील तक ही पहुंच पाएगी। शिखर स्वर्ग विला में कदम रखना सिर्फ एक ख्याली पुलाव ही रहेगा। जिस बात की उसने कभी उम्मीद नहीं की थी वो ये थी कि ये सपना अब हकीकत बन चुका था, और इस सपने को पूरा करने में जिसने उसकी मदद की थी वो वही नालायक था जिसे पहले परिवार में हर कोई हिकारत की नज़रों से देखता था। ये ज़बरदस्त बदलाव उसे कुछ पल के लिए इस सच को कबूल करने से रोक रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा अरमान असली है। इससे उसे ये भी शक होने लगा कि कहीं ये सब जो वो जी रही है वो सिर्फ एक खूबसूरत सपना तो नहीं। दीदी, तुम इतनी सुबह कैसे उठ गईं? रिया सिंघानिया अपनी आंखें मलते हुए बालकनी में आए। झील किनारे अरमान को देखकर वो साफ तौर पर हैरान थी और बोली, जीजा जी तो हमसे भी पहले उठ गए। ये सुनकर मायरा मुस्कुराए और बोली, अब मेरे पास कुछ नहीं है और तुम्हारे जीजाजी इतने काबिल हैं। जो जल्दी जागता है वही पाता है, मुझे अब और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। दीदी, कल रात हमारी जो भी बात हुई उसके बाद क्या तुम सच में सिंघानिया परिवार में वापस जाने के बारे में नहीं सोच रही हो? रिया ने अपनी बहन का हाथ थामते हुए पूछा। मायरा ने सिर हिलाया और पूरे विश्वास के साथ कहा, यही मेरा घर है।
वो मेरी जिंदगी भर की शांति की हिफाजत करता है, इसलिए मैं उसे एक शानदार जिंदगी दूंगी। मैं उसके लिए बहुत सारा पैसा कमाना चाहती हूँ। यही वो इकलौती चीज़ थी जो मायरा अरमान को देने के बारे में सोच सकती थी। आखिरकार उसकी नज़रों में हालांकि अरमान के पास अनगिनत रहस्यमयी ताकतें थीं, लेकिन पैसे कमाने के मामले में वो यकीनन उससे बहुत पीछे था। लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक बार जब अरमान ने पैसे कमाने की ठान ली तो हर दिन बेहिसाब दौलत कमाने की उसकी रफ्तार उसे, यानी बिजनेस की उस महारथी को जिसने सिंघानिया परिवार का प्रॉफिट हर साल 2 गुना किया था, पूरी तरह से बौना साबित कर देगी। संजीवन इंटरनेशनल अस्पताल के हड्डी रोग विभाग के एडवांस वीआईपी वार्ड में डॉक्टर आलोक बैनर्जी बिस्तर पर लेटे देव खन्ना की जांच के लिए देश के जाने माने हड्डी रोग विशेषज्ञों की एक टीम की अगुवाई कर रहे थे। हालांकि इसे जांच कहा जा रहा था, लेकिन ये सिर्फ एक औपचारिकता थी, क्योंकि वो पहले ही प्राइवेट में इस बात पर चर्चा कर चुके थे। घुटने और कोहनी के जोड़ों के चकनाचूर फ्रैक्चर वाले मामलों का दुनिया भर में कोई इलाज नहीं था। देव के पिता राजेंद्र खन्ना एक सलीकेदार अधेड़ उम्र के आदमी थे, जो अच्छी फिटिंग वाले काले सूट में थे और नाक पर रिमलेस चश्मा पहने हुए थे। कुर्सी पर सीधे बैठे हुए वो बहुत ही पढ़े लिखे लग रहे थे। डॉक्टर आलोक बैनर्जी को इस तरह के लोगों से निपटने में सबसे ज्यादा डर लगता था, क्योंकि उनका बेटा लगभग अपाहिज हो चुका था। फिर भी वो अपना ये कड़क रवैया बनाए रखने में कामयाब थे, जो उनके जबरदस्त अनुशासन को दिखाता था। और अनुशासित लोग आदतन बहुत सख्त होते हैं, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी। वो कहावत कैसे है, अगर वो अपने लिए इतना बेरहम है तो दूसरों के लिए कितना बुरा होगा। और वही हुआ। डॉक्टर आलोक बैनर्जी और विशेषज्ञों की टीम के बहुत देर तक बोलने के बाद भी राजेंद्र खन्ना बस चुपचाप कुर्सी पर बैठे रहे, उन्हें खामोशी से देखते रहे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। कोई नहीं जानता था कि वो क्या सोच रहे हैं। खामोशी। वार्ड में मौत जैसी खामोशी छाई हुई थी। ये सबको पता था कि राजेंद्र खन्ना देव को बहुत लाड प्यार करते थे, और इसी वजह से देव इतना घमंडी और बदतमीज हो गया था। पहले देव बाहर चाहे जो भी पंगा ले ले, राजेंद्र खन्ना उसे आसानी से सुलझा लेते थे। वजह बहुत साफ थी, वो राजेंद्र खन्ना थे जिनके बारे में मशहूर था कि वो विक्रम मल्होत्रा के सबसे खास रणनीतिकार चीफ स्ट्रेटजिस्ट हैं। देव खुद को आर्यन मल्होत्रा का रणनीतिकार कहता था। असल में वो अपने पिता की नकल कर रहा था। हालांकि उसने अपने पिता के हुनर का 10वां हिस्सा भी नहीं सीखा था। जाहिर है आर्यन मल्होत्रा में भी अपने पिता वाला वो खौफनाक और दबंग अंदाज बिल्कुल नहीं था। आखिर में अपने पिताओं की नकल करने वाले ये दोनों बेटे बुरी तरह नाकाम रहे, और अंत में अरमान के सिर्फ एक थप्पड़ ने उनकी सारी इज्जत मटियामेट कर दी। मेरे बेटे का इलाज कैसे हो सकता है? एक लंबी खामोशी के बाद राजेंद्र खन्ना ने आखिरकार पूछा। उनकी आवाज़ में कोई जज्बात नहीं था, जैसे वो किसी ऐसी बात के बारे में बोल रहे हों जिसका उनसे कोई लेना देना ना हो। लेकिन वहाँ मौजूद हर कोई जानता था कि जो कुत्ता भौंकता नहीं है वही काटता है। राजेंद्र खन्ना अभी जितने शांत थे, उनका पलटवार बाद में उतना ही खौफनाक और ना रुकने वाला होगा। और उन्हें साफ याद था कि राजेंद्र खन्ना ने आज सुबह चौथी बार ये सवाल पूछा था। डॉक्टर आलोक बैनर्जी और विशेषज्ञों ने उन्हें 3 बार एक ही बात समझाई थी, फिर भी हर बार नतीजा राजेंद्र खन्ना के उसी सवाल के रूप में सामने आता था। डॉक्टर आलोक बैनर्जी को लग रहा था जैसे वो पागल हो जाएंगे। आखिर वो लगातार 2 दिन से ऐसे अजीबोगरीब लोगों से क्यों टकरा रहे थे? ना सिर्फ कल रात उन्हें बेवजह राजवंश एनक्लेव में किडनैप कर लिया गया, बल्कि आज उन्हें उनके ही अस्पताल में परेशान किया जा रहा था। साला, आखिर मैंने किसका क्या बिगाड़ा है? राजेंद्र खन्ना का सवाल सुनकर डॉक्टर आलोक बैनर्जी की अब और जवाब देने की हिम्मत नहीं हुई। वो जानते थे कि वो चाहे कितना भी समझा लें, राजेंद्र खन्ना नहीं सुनेंगे, क्योंकि राजेंद्र खन्ना को सिर्फ देव का इलाज चाहिए था, और वो कोई और बहाना या नतीजा मानने को तैयार नहीं थे। वार्ड का माहौल बहुत ही घुटन भरा था। हड्डी रोग विभाग के कुछ सीनियर विशेषज्ञ लगातार दिमागी दबाव के कारण हल्के से कांपने लगे थे, और अगर साथ आए जूनियर डॉक्टरों ने उन्हें समय पर सहारा ना दिया होता तो वो शायद जमीन पर ही गिर पड़ते। और तभी सफ़ेद कोट पहने उन लोगों की भीड़ में से अचानक एक युवा आवाज़ आई, जिसने कहा, मैं किसी ऐसे को जानता हूं जो देव जी का इलाज कर सकता है। डॉक्टर आलोक बैनर्जी ने पीछे मुड़कर देखा और पाया कि बोलने वाला शख्स वही जूनियर डॉक्टर था जो कल रात उनके साथ राजवंश एनक्लेव गया था। क्या ये उस आदमी का नाम लेने की कोशिश कर रहा है? हे भगवान, कृपा करके वो नाम जोर से मत बोलना। मैं उस खूंखार इंसान से दोबारा पंगा लेने के बजाय राजेंद्र खन्ना की नफरत झेलना ज़्यादा पसंद करूंगा। इसके अलावा वो सब एक बात भूल गए थे, जिसने देव की ये हालत की थी। वो असल में वही खूंखार इंसान था जिसके बारे में वो सोच रहे थे, और अब वो उसी से उसे बचाने की गुहार लगाने वाले थे। हा। अध्याय 76, भैरव देशमुख की मदद की गुहार। जैसे ही डॉक्टर आलोक बैनर्जी और अन्य लोग वीआईपी वार्ड में राजेंद्र खन्ना के साथ घबराहट में निपट रहे थे, अरमान आहूजा पहले ही आराम से शिखर स्वर्ग विला लौट आया था, ताकि सिंघानिया परिवार की दोनों बहनों के साथ नाश्ता कर सके।
खाने के दौरान जानबूझकर या अनजाने में रिया सिंघानिया ने सिंघानिया परिवार से जुड़ी बातें छेड़ दीं। अरमान आहूजा इस पर बिल्कुल शांत रहा, आखिर वे खून के रिश्तेदार थे और उसका जबरदस्ती दखल देना थोड़ा बेरहम लगता। लेकिन उसकी बड़ी बहन मायरा सिंघानिया ने सब सुनने के बाद बस इतना कहा, मैं समझ गई। इस एक बात ने रिया की आगे कुछ भी कहने की इच्छा ही खत्म कर दी। असल में हर कोई बिना कहे ही सब समझ रहा था। रिया सिंघानिया का इस बार आना कुछ हद तक मायरा सिंघानिया का जन्मदिन मनाने के लिए था, लेकिन उसका असली मकसद मायरा को वापस लौटने और सिंघानिया परिवार की कमान संभालने के लिए मनाना था। उसने ये बात सीधे तौर पर नहीं कही, लेकिन पिछले एक दिन में सिंघानिया परिवार में हुए भारी बदलावों के बारे में बताया। होश में आने के बाद दशरथ सिंघानिया खुद न्यूरोलॉजी विभाग में विक्रम मल्होत्रा से माफ़ी मांगने गए, लेकिन उन्हें दरवाजे से ही ठुकरा दिया गया। उन्होंने अपनी व्हीलचेयर से उतरने के लिए पूरी ताकत लगा दी और 1 घंटे तक दरवाजे पर घुटनों के बल बैठे रहे, बस अंदर बैठे शख्स से एक ही लाइन सुनने के लिए। सिंघानिया परिवार का ये पूर्व मुखिया अचानक दशकों बुरा लगने लगा था, जो चुपचाप मुड़ा और वहां से चला गया। शुरू से अंत तक दशरथ सिंघानिया कभी विक्रम मल्होत्रा से आमने सामने नहीं मिले। दरवाजे के पीछे क्या बात हुई, कहा जाता है कि सिर्फ अंदर और बाहर वाले 2 लोग ही जानते थे। रिया सिंघानिया ने अपने दादा से पूछा था, लेकिन जवाब में सिर्फ 4 शब्द मिले, सिंघानिया परिवार खतरे में है। राजेश सिंघानिया खुद उसी विभाग में राजेंद्र खन्ना के पास गया। हालांकि वो विक्रम मल्होत्रा जितना बेरहम नहीं था, लेकिन कहा जाता है कि जैसे ही वे मिले, राजेंद्र खन्ना ने सिंघानिया परिवार को एक समझदार नेता बदलने पर बधाई दी और कहा कि सिंघानिया परिवार का भविष्य अब निश्चित रूप से और भी शानदार होगा। इस बात ने राजेश सिंघानिया को इतना भड़का दिया कि वो काफ़ी देर तक एक शब्द भी नहीं बोल पाया। माफ़ी मांगने की बात तो अपने आप ही खत्म हो गई। सबसे बड़ी बात, सिंघानिया परिवार के सभी उद्योग रातों रात लगभग पूरी तरह से ठप हो गए। राजवंश एन्क्लेव का मूल परिवार सिंघानिया परिवार इस तूफान के सामने 10 घंटे भी नहीं टिक पाया। दशरथ सिंघानिया और राजेश सिंघानिया ने राजवंश एन्क्लेव के लीडर ओबरॉय परिवार से भी मदद मांगी थी, लेकिन उन्हें बेरहमी से मना कर दिया गया। उस वक्त देविका ओबरॉय का कारण बहुत सीधा था, फिर भी उसने सिंघानिया परिवार को गहरा घाव दिया, अगर हम तुम्हारी मदद करेंगे तो अरमान आहूजा नाराज हो जाएगा। ओबरॉय परिवार के पूरी तरह पीछे हटने के बाद सिंघानिया परिवार को सच में एहसास हुआ कि अरमान आहूजा उनके लिए कितना ज़्यादा जरूरी था। उस वक्त अरमान आहूजा को छोड़ देना उनकी कितनी बड़ी बेवकूफ़ी थी। कहा जाता है कि अपने वार्ड में लौटने के बाद दशरथ सिंघानिया अपनी व्हीलचेयर पर बैठे बैठे अपनी छड़ी से कोमल सिंघानिया के पीछे दौड़े। उन्होंने उसे डायन कहकर कोसा और सिंघानिया परिवार की इस हालत के लिए उसी को जिम्मेदार ठहराया, ये कहते हुए कि ये सब उसी का किया धरा है। इसके बाद कोमल सिंघानिया तुरंत अपने बेटे रोहन सिंघानिया को लेकर अपने मायके चली गई। उसने अपने अस्पताल के बिस्तर पर पड़े पति की परवाह तक नहीं की। एक समय का आबाद सिंघानिया परिवार सिर्फ एक रात में पूरी तरह से बिखर गया, परिवार तबाह हो गया और सब अलग हो गए। रिया सिंघानिया ने कल रात अपनी बहन को ये सारी बातें बताई थीं, इस उम्मीद में कि वो अरमान आहूजा को नर्म पड़ने और उनके सिंघानिया परिवार की मदद करने के लिए मना लेगी। लेकिन मायरा सिंघानिया ने तुरंत मना कर दिया और उससे कहा कि अरमान आहूजा के सामने इस बात का दोबारा जिक्र मत करना। ये रिया सिंघानिया ही थी जो एक और कोशिश करना चाहती थी, इसीलिए उसने ये बातें छेड़ी ताकि अरमान आहूजा का दिल पिघल जाए और वो मदद कर दे। दुर्भाग्य से अरमान आहूजा पर कोई असर नहीं हुआ, वो ऐसे बैठा था जैसे किसी और की कहानी सुन रहा हो। इससे रिया सिंघानिया ने अरमान आहूजा से मदद मांगने का ख्याल पूरी तरह से छोड़ दिया। न जाने क्यों, इस बात के काम न करने पर उसे न तो दुख हुआ और न ही परेशानी हुई, बल्कि उसे एक तरह की राहत महसूस हुई। अब वो आखिरकार समझ पा रही थी कि उस वक्त वार्ड से निकलते समय उसकी बहन मायरा सिंघानिया के चेहरे पर जो सुकून था, उसकी वजह क्या थी। नाश्ते के बाद मायरा सिंघानिया ने कहा कि उसे और उसकी बहन को कुछ काम से जाना है। अरमान आहूजा ने ज़्यादा कुछ नहीं पूछा, बस हाँ में सिर हिला दिया। वो खुद विला के पास एरे स्थापित करने के लिए सही जगहों की तलाश करने लगा और अपने इस व्यस्त काम का आनंद लेने लगा। इसी दौरान जब अरमान आहूजा एरे की जगह ढूंढ रहा था, शिवगढ़ के हाई सोसाइटी सर्कल में ये अफवाहें फैलने लगी कि शंकर प्रताप सिंह डर के मारे मर गया। अरे ली भाई, तुमने सुना, शंकर प्रताप सिंह मर गया है। मर गया? नामुमकिन, क्या वो कल ठीक नहीं था? वो अचानक कैसे जा सकता है? बिल्कुल सच है। सुना है कि एक नौजवान के साथ उसका मार्शल आर्ट का मुकाबला हुआ था और उस लड़के की सिर्फ एक उंगली की मार से वो खून थूकने लगा। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, 10 घंटे से ज़्यादा उसका इलाज चला, लेकिन फिर भी वो मर गया। अरे बाप रे, क्या फेंका है। क्या ये लोग कहानी बनाने से पहले सोचते भी नहीं? शंकर प्रताप सिंह कौन है, क्या हम नहीं जानते? शिवगढ़ का नंबर 1 मार्शल आर्ट मास्टर, उसे कौन हरा सकता है? वो भी एक नौजवान। ये सच में कोई बकवास नहीं है, मैंने भी इस बारे में सुना है। शंकर प्रताप सिंह की लाश इस वक्त संजीवन इंटरनेशनल अस्पताल में है। क्या बात कर रहे हो, क्या वो सच में इतना खतरनाक है?
कौन है ये नौजवान? मुझे नहीं पता, बस इतना पता है कि उसका सरनेम आहूजा है। लोग उसे परमगुरु आहूजा कहते हैं। एक और बकवास, इतनी कम उम्र में खुद को परमगुरु कहने की हिम्मत। क्या ये महागुरु द्रोणाचार्य राठौर की तौहीन नहीं है? जरूर ये किसी अमीर बाप का बेटा होगा जिसे नाम कमाने के लिए आगे किया गया है ना? सरनेम आहूजा, हाँ, जहां तक मुझे याद है ऐसा लगता है कि सिंघानिया परिवार के घर जमाई बनकर रहने वाले उस नकारा दामाद का सरनेम भी आहूजा है। वो तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर सच में वो होता तो सिंघानिया परिवार उसे बाहर क्यों निकालता? और वे खुद अब इतनी बुरी हालत में क्यों होते? अरे छोड़ो यार, अगर वो नकारा इंसान परमगुरु है तो मैं गंदगी खाते हुए लाइव स्ट्रीम करूंगा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मल्होत्रा परिवार द्वारा शंकर प्रताप सिंह की मौत की बात को पूरी तरह से दबाने की खबर फैलाने के बावजूद ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। अब शिवगढ़ के पूरे हाई सोसाइटी सर्कल को पता था कि शिवगढ़ में एक रहस्यमयी परमगुरु आहूजा आ गया है और वो राजवंश एनक्लेव के शिखर स्वर्ग विला में रहता है, जो पहाड़ की चोटी पर बना वो आलीशान घर है जहां आज तक कोई नहीं रहा। मल्होत्रा परिवार के दबाने के बाद भी खबर जबरदस्त तरीके से फैल गई। अगर इसके पीछे कोई बड़ा हाथ न होता तो इन बड़े लोगों के सकल में कोई इस पर विश्वास नहीं करता, और वे बिना सोचे ही जान गए थे कि इस सब के पीछे मास्टरमाइंड जरूर राजवंश एनक्लेव का ओबरॉय परिवार ही होगा। आखिर पूरे शिवगढ़ में ओबरॉय परिवार को छोड़कर और किसके पास मल्होत्रा परिवार से टकराने की हिम्मत और ताकत होगी? लेकिन जो बात उन्हें समझ नहीं आ रही थी वो ये थी कि ओबरॉय परिवार इस परमगुरु आहूजा का इतना प्रमोशन क्यों कर रहा है। क्या इस परमगुरु आहूजा ने ओबरॉय परिवार के साथ कोई पार्टनरशिप कर ली है? अगर सच में ऐसा है तो एक ऐसा परिवार जिसके पास परमगुरु का साया हो वो तो एक अलग ही मुकाम पर पहुंच जाएगा। कुछ समझदार व्यापारियों ने ओबरॉय परिवार से मिलने की तैयारी शुरू कर दी। अफवाहें सच हो या न हो, जान पहचान बढ़ाना हमेशा अच्छा ही होता है। अरमान आहूजा शाम तक बिजी रहा और फिर उसने आराम किया। जैसे ही वो बैठा उसे मायरा सिंघानिया का फोन आया। उसने कहा कि उसे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं और लौटने में देर हो जाएगी। साथ ही उसने अरमान को समय पर रात का खाना खाने की याद दिलाई। ये सुनकर अरमान आहूजा ने एक हल्की सी मुस्कान दी। उसे लगा कि मायरा की ये चिंता गैर जरूरी थी, लेकिन उसे ये भी महसूस हुआ कि किसी का परवाह करना सच में काफ़ी अच्छा लगता है। जैसे ही फोन कटा एक और फोन आ गया, एक अनजान नंबर से। महागुरु आहूजा, मैं भैरव देशमुख बोल रहा हूँ, प्लीज़ मुझे बचा लो। अध्याय 77। दुश्मन सच में हथियारों से बेअसर है। भैरव देशमुख की आवाज़ में घबराहट थी। वो बहुत डरा हुआ लग रहा था। उसने फ़ोन पर जो कहा वो बहुत साफ नहीं था। अरमान आहूजा को बस अंदाज़ा लगा। उसने कहा कि कोई उनके इलाके में तोड़फोड़ कर रहा है। कल रात शेरा को उस आदमी ने हरा दिया था और वो बुरी तरह घायल है। शायद वो ज़्यादा दिन तक ना बचे। सबसे बड़ी बात यह थी कि वो आदमी आज रात फिर वापस आएगा और वे उसे रोक नहीं सकते। इसलिए वो चाहता था कि अरमान आहूजा वहां आ जाए, वरना अगर भैरव देशमुख की जान चली भी गई तो वो अलग बात है, लेकिन छोटे ओबरॉय का इलाका छिन जाना और ओबरॉय परिवार की बेइज्जती होना एक बहुत बड़ी गलती होगी। सही मायनों में देखा जाए तो अरमान आहूजा इन दुनियावी मामलों में दखल नहीं देना चाहता था। अगर शेरा मर भी जाता तो भी उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। आखिर इस वक्त उसका सबसे बड़ा मकसद अपनी ताकत बढ़ाना था। उसकी नज़र में बाकी सब कुछ बेकार था। लेकिन उसने एक बार ओबरॉय परिवार की समृद्धि को एक पीढ़ी तक बचाए रखने का वादा किया था, इसलिए उसके पास चिराग ओबरॉय से जुड़े मामलों को संभालने के अलावा कोई चारा नहीं था। शिखर स्वर्ग विला के बेसमेंट में पहले से एक ऑडी A8 गाड़ी थी, लेकिन क्योंकि मायरा सिंघानिया को काम से बाहर जाना था, इसलिए वो गाड़ी चलाकर रिया सिंघानिया के साथ पहाड़ से नीचे चली गई। अब अगर अरमान आहूजा को पहाड़ से नीचे जाना था तो उसके पास पैदल जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। विला से निकलने के बाद अरमान आहूजा ने पहाड़ की ढलान पर दौड़ना शुरू कर दिया। उसकी रफ्तार असल में किसी स्पोर्ट्स कार से कम नहीं थी। क्योंकि अभी पूरी तरह अंधेरा नहीं हुआ था, इसलिए अरमान को सड़क पर चलने की जरूरत नहीं थी। वो जंगलों के बीच से शॉर्टकट ले सकता था। वो इतनी तेज दौड़ रहा था कि जंगल के बीच से गुजरती हुई एक काली परछाई जैसा लग रहा था। पहाड़ की चोटी से नीचे उतरने का जो सफ़र कार से आमतौर पर आधा घंटा लेता था, उसे अरमान आहूजा ने 10 मिनट से भी कम समय में पूरा कर लिया। पहाड़ के नीचे पहुंचने के बाद अरमान आहूजा ने जल्दी से एक टैक्सी रोकी। उसने इंपीरियल बार का नाम बताया और सोचा कि पीछे टेक लगाकर आंखें बंद करके आराम कर लेगा। लेकिन टैक्सी वाले का चेहरा ये नाम सुनकर परेशान सा हो गया और उसने नरमी से चेतावनी दी, हैंडसम, मैंने सुना है आजकल इंपीरियल बार में माहौल कुछ ठीक नहीं है। क्या तुम सच में वहीं जाना चाहते हो? अरमान आहूजा ने अपनी भौहें चढ़ाईं और सोचा, क्या भैरव देशमुख ने इस बार इतना बड़ा हंगामा कर दिया है? बाहर टैक्सी चलाने वालों तक को इसके बारे में पता है। हालात शायद उतने आसान नहीं है जितना भैरव देशमुख ने फ़ोन पर बताया था।
इसलिए उसने जवाब दिया, मैं वहीं जा रहा हूं क्योंकि वहां का माहौल ठीक नहीं है। गाड़ी चलाओ। ड्राइवर ने अरमान की टोन सुनी और समझ गया कि ये एक और गर्म खून वाला लड़का है जिसे शायद भीड़ बढ़ाने के लिए बुलाया गया है। लेकिन उसकी शक्ल सूरत देखकर लगता था कि उसे आसानी से दबाया जा सकता है। क्या ऐसी कदकाठी वाला इंसान सच में किसी जगह को संभाल सकता है? क्या वो एक बोझ नहीं बनेगा? उसने ऐसा सोचा जरूर, लेकिन धंधा तो धंधा है। वैसे भी वो अपनी चेतावनी दे चुका था, इसके बाद अगर इस नौजवान को कुछ होता भी है तो उसका इससे कोई लेना देना नहीं होगा। गाड़ी चलने के बाद अरमान आहूजा ने उससे उत्सुकता से पूछा, आखिर वहाँ माहौल कैसे खराब है? ये सुनकर टैक्सी वाले को तुरंत दिलचस्पी आ गई और उसने सब कुछ बता दिया। मैंने अपने दूसरे साथियों से सुना है, कल आधी रात से इंपीरियल बार से लगातार लोगों को बाहर निकाला जा रहा था और हर एक की जान बस अटकी हुई थी। ये समझने के लिए किसी जीनियस की जरूरत नहीं है कि अंदर क्या हुआ होगा। नौजवान, तुम अभी छोटे हो, इसलिए तुम्हें इस तरह की चीज़ों से अपना भविष्य बर्बाद नहीं करने देना चाहिए। आखिर में टैक्सी वाले ने एक और नेक सलाह देना नहीं भूला। उसका भी एक बच्चा था, हालांकि वो अरमान आहूजा जितना बड़ा नहीं था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि अरमान इस वजह से गलत रास्ते पर चला जाए। दुनिया के हर माता पिता की यही फितरत होती है। अरमान आहूजा ने बस धीरे से हम कहा और कुछ नहीं बोला। आखिर टैक्सी वाले की सलाह उसके किसी काम की नहीं थी और वो उसे गलत ठहराकर उससे बहस भी नहीं करना चाहता था। जब टैक्सी इंपीरियल बार के पास रुकी तब तक पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था। अरमान आहूजा ने किराया दिया और बार की तरफ चल पड़ा। जैसे ही वो एंट्री गेट पर पहुंचा, अरमान को महसूस हुआ कि बार में कुछ तो गड़बड़ है। इंपीरियल बार शहर के बीचों बीच था और मेन बार स्ट्रीट पर स्थित था। बार से भरी सड़क पर भी इंपीरियल बार की लोकेशन सबसे अच्छी थी और इसकी सुविधाएं सबसे शानदार थीं। लेकिन दिक्कत ये थी, इंपीरियल बार के दोनों तरफ मौजूद छोटे बार का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन खुद इंपीरियल बार बिल्कुल सुनसान पड़ा था। वहां शायद ही कोई कस्टमर था। अगर ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि कल रात लोग घायल हुए थे तो ये बात बेतुकी थी। आखिर किसी बार में जब लोग ज़्यादा पी लेते हैं तो झगड़े होना आम बात है, इसलिए इसके पीछे कोई और वजह जरूर रही होगी। जैसे ही अरमान आहूजा इंपीरियल बार के दरवाजे से अंदर जाने वाला था, पास खड़े एक नौजवान ने उसे रोका और कहा, हैंडसम, सुना है आज रात अंदर माहौल ठीक नहीं है, क्यों ना तुम हमारे हैप्पी बार में आ जाओ। हम सुरक्षा और भरोसे की गारंटी देते हैं, साथ ही हमारे पास कंपनी देने के लिए कॉलेज की लड़कियां भी हैं। बिना अरमान आहूजा के कोई ताकत लगाए जो शख्स आक्रामक होकर उसके पास आया था उसे एक जोरदार धक्के ने पीछे धकेल दिया। वो तब तक पीछे लड़खड़ाता रहा जब तक उसकी पीठ एक खंभे से नहीं टकरा गई। जैसे ही उसने गालियां देने के लिए मुंह खोला, अरमान आहूजा की परछाई वहां से गायब हो चुकी थी। अरे बाप रे, क्या मैंने अभी कोई भूत देखा? उस आदमी ने बड़बड़ाते हुए एक गाली दी और अपने अगले शिकार की तलाश में लग गया। अरमान आहूजा इंपीरियल बार में दाखिल हुआ और देखा कि वो सच में बहुत आलीशान और शानदार था। सिर्फ बारटेंडर के काउंटर पर ही 3 मीटर से ऊंचा एक वाइन रैक था जिस पर हर तरह की मशहूर वाइन सजी थी जो आंखों को चौंधिया रही थीं। बार के बिल्कुल आगे डीजे के लिए जरूरी सारी साउंड और लाइटिंग की मशीनें थीं। कुल मिलाकर एक बार के लिए जरूरी सारा सेटअप वहां मौजूद था। फिर भी इतने शानदार बार में कस्टमर ना के बराबर थे, जिससे वहां एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। गुरुजी, तुम यहाँ क्यों हो? एक तीखी और थोड़ी हैरान सी आवाज उसके कानों में पड़ी। अरमान आहूजा बिना देखे ही जान गया कि उसे इस नाम से बुलाने वाली इकलौती लड़की आन्या ओबरॉय ही है। लेकिन जिस बात ने अरमान को चौंकाया वो ये थी कि आन्या ओबरॉय के बगल में उसकी बुआ देविका ओबरॉय खड़ी थी। उन्होंने एक पर्पल रंग का चेओंगसम पहना था जो बार की रोशनी में बेहद खूबसूरत लग रहा था। मुझे बस अरमान बुलाओ, हम एक ही उम्र के हैं, इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, अरमान आहूजा ने मुड़कर आन्या ओबरॉय से कहा और फिर उसके सवाल का जवाब दिया। भैरव देशमुख किसी मुसीबत में फंसा है तो मैं बस देखने आ गया। आन्या ओबरॉय को शुरू में अरमान आहूजा को गुरु बुलाने में थोड़ी अजीब झिझक हो रही थी और जब अरमान ने खुद ये बात कह दी तो वो बहुत खुश हुई। लेकिन जब उसे याद आया कि वो अरमान से एक बार में मिल रही है तो उसने जल्दी से सफाई दी, मैं अपनी बुआ के साथ आई हूँ। वो यहाँ एक क्लाइंट से बिजनेस की बात कर रही हैं और मैं उनकी बॉडीगार्ड बनकर आई हूँ। अरमान आहूजा ने हाँ में सिर हिलाया, इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन आन्या ओबरॉय मन ही मन पछता रही थी कि आखिर उसे ये सफाई देने की ज़रूरत ही क्या थी। वो बस उसका गुरु है, वो बार में आए या ना आए इससे उसे क्या फ़र्क पड़ता है ना। अब जब उसने सफाई दे ही दी थी तो ऐसा लग रहा था कि वो बेवजह खुद को सही साबित करने की कोशिश कर रही है। जब आन्या ओबरॉय को बहुत ज़्यादा अजीब महसूस हो रहा था तभी भैरव देशमुख घबराते हुए दौड़कर वहां आया। जिस हाथ को करण सिंह ने लोहे के पाइप से तोड़ा था उस पर पट्टियां बंधी थीं और वो उसके सीने पर स्लिंग के सहारे टिका था।
दौड़ते वक्त वो हाथ इधर उधर झूल रहा था, जिसे देखकर लग रहा था कि उसे काफी दर्द हो रहा होगा, लेकिन वो इससे पूरी तरह बेखबर लग रहा था। परम गुरु आहूजा, आखिरकार तुम्हारा स्वागत है। भैरव देशमुख, वो अंडरवर्ल्ड डॉन जिससे अनगिनत लोग कांपते थे, उसने अरमान आहूजा को देखते ही अपनी घमंडी गर्दन झुका ली। ये देखकर देविका ओबरॉय और आन्या ओबरॉय दोनों की भौहें तन गईं। वे जानती थीं कि भैरव देशमुख का घमंड जरायम की दुनिया के किसी भी बड़े बाहुबली से कम नहीं था। क्या दुश्मन बहुत ताकतवर है? अरमान आहूजा ने सीधे पूछा। ये सुनकर भैरव देशमुख ने सिर हिलाया। अचानक उसकी आंखों में खौफ की एक झलक साफ नजर आई। ऐसा लग रहा था जैसे कल रात का मंजर याद आते ही उसका पूरा शरीर कांपने लगा और उसकी आवाज लड़खड़ाने लगी। हर कोई कहता है कि मेरे 8 वज्र गोल्डन बेल शील्ड की प्रैक्टिस करते हैं और उनका शरीर तांबे की त्वचा और लोहे की हड्डियों जैसा मजबूत है, जिस पर चाकुओं और भालों का असर नहीं होता। लेकिन ये तो बस जरायम की दुनिया की तरफ से दी गई इज्जत है। गोलियों के सामने वे सिर्फ एक चलते फिरते निशानों से ज्यादा कुछ नहीं हैं। लेकिन कल रात जो आदमी था, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते भैरव देशमुख ने अपनी जेब से गोलियों के कई पिचके हुए खोखे निकाले और कहा, ये सब कल रात उसी आदमी पर फायर की गई थी। वो सच में एक वज्रकाया महागुरु है, जिस पर हथियारों का कोई असर नहीं होता। ये देखकर अरमान आहूजा तुरंत हंस पड़ा और बोला, वज्रकाया महागुरु? मैंने भी अभी अपनी ट्रेनिंग पूरी की है। मुझे इसे आजमाने के लिए एक दुश्मन की जरूरत भी थी। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, हटे-कट्टे लोगों की एक बड़ी भीड़ एंट्री गेट से अंदर आई। उन सभी ने काले रंग की मार्शल आर्ट यूनिफॉर्म पहन रखी थी और उनकी बाईं छाती पर 4 बड़े सफेद अक्षरों में प्रतापी अखाड़ा कढ़ाई किया हुआ था, जो दूर से ही चमक रहा था। जो आदमी उन्हें लीड कर रहा था, उसने अरमान आहूजा पर एक नज़र डाली और फिर भैरव देशमुख का मजाक उड़ाते हुए ताना मारा, क्या आजकल वज्रकाया महागुरु इतने आम हो गए हैं? एक हाई स्कूल का बच्चा जो अभी तक ठीक से जवान भी नहीं हुआ है, खुद को वज्रकाया महागुरु कहने की हिम्मत कर रहा है। अध्याय 78, तुम दोनों कचरे एक साथ मुझसे भिड़ो। ये शब्द सुनते ही भैरव देशमुख का चेहरा उतर गया। इस डर से कि कहीं अरमान आहूजा इस बात पर अपना परम गुरु का क्रोध न दिखा दे, उसने झिझकते हुए अरमान को सफाई दी, सुरक्षा के लिए मैंने मदद के वास्ते कुछ और दोस्तों को भी बुला लिया है। प्लीज बुरा मत मानना। अरमान आहूजा ने हाँ में सिर हिलाया, ये जताते हुए कि वो भैरव देशमुख की बात समझ गया है। आखिर भैरव देशमुख को पक्का नहीं था कि वो आएगा या नहीं, इसलिए स्थिति संभालने के लिए कुछ और दोस्तों को बुलाना एक सुरक्षित तरीका था और ये बात पूरी तरह समझ में आने वाली थी। जहां तक उस आदमी के उकसाने की बात थी, अरमान आहूजा सच में उस पर ध्यान नहीं देना चाहता था। उसने बस उस आदमी को एक नज़र देखा था। हालांकि उसने कुछ समय तक बाहरी मार्शल आर्ट की साधना की थी, लेकिन उसके कदमों में मजबूती नहीं थी, जो साफ दिखा रहा था कि उसमें आंतरिक ऊर्जा की कमी है। यहाँ तक कि आन्या ओबरॉय के खिलाफ भी, जिसने सिर्फ एक दिन पर्वतीय धुंध विद्या की साधना की थी, उसके जीतने के चांस शायद 50-50 ही थे। ऐसी चीटी अरमान आहूजा को उस पर हमला करने के लिए मजबूर करने के लायक ही नहीं थी। अरमान आहूजा को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन प्रतापी अखाड़ा के लीडर ने भैरव देशमुख की बात का गलत मतलब निकाल लिया। उसने सोचा कि अरमान आहूजा से कही गई बात उसके लिए थी। उसने हाथ हिलाते हुए कहा, भैरव भाई, तुम बहुत शरीफ हो। हमारी सालों पुरानी जान पहचान है, मैं बुरा कैसे मान सकता हूँ। वैसे भी आजकल ढोंगी बहुत हो गए हैं, इसलिए ये लाजिमी है कि भैरव भाई बेवकूफ़ बन जाएं। लेकिन अगर भविष्य में कोई मुश्किल स्थिति आए तो भैरव भाई तुम सीधा मुझे गुरु प्रताप तोमर को बुला लेना। जहाँ तक बाकी लोगों की बात है, वो बस मेरे लिए चाय पानी ला सकते हैं। तुम इस इंसान को इतनी बेशर्मी से अरमान आहूजा की बेइज्जती करते देख आन्या ओबरॉय की खूबसूरत आंखें गुस्से से फड़क उठीं। उसने गुरु प्रताप तोमर की तरफ इशारा किया। गालियां देने ही वाली थी, लेकिन एक भारी आवाज ने उसकी बातों को बीच में ही काट दिया। गुरु प्रताप तोमर, तुम अपने जैसे कमीने के लिए चाय पानी लाने का हुक्म किसे दे रहे हो? सभी ने उस आवाज की तरफ देखा और बार के अंदर एक प्राइवेट रूम से एक छोटे कद के बूढ़े आदमी को बाहर आते हुए देखा। सिर्फ एक नज़र देखते ही अरमान आहूजा ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। हालांकि वो बूढ़ा आदमी देखने में बहुत मामूली लग रहा था, लेकिन अरमान आहूजा जानता था कि वहां मौजूद सभी लोगों में अरमान को छोड़कर वो सबसे ज्यादा ताकतवर होना चाहिए। अगर धरती पर मौजूद प्राचीन मार्शल आर्टिस्ट के स्तर के हिसाब से देखा जाए तो उसका स्तर यशवंत ओबरॉय के आंतरिक बल के प्रारंभिक शिखर स्तर से थोड़ा ऊपर ही होगा। इसमें कोई शक नहीं था। उस बूढ़े आदमी ने अपनी ऊर्जा को बहुत ही सख्ती से छिपा कर रखा था और उसकी आंखों में जो तेज चमक थी वो कमाल की थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पूरे शरीर में ऊर्जा का एक कभी न खत्म होने वाला बहाव चल रहा हो। लेकिन ऊर्जा का ये बहाव कुछ पलों के लिए था, जो आता और बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाता था। दोबारा देखने पर वो छोटे कद का बूढ़ा इंसान एक आम बूढ़े आदमी से ज्यादा कुछ नहीं लग रहा था। उसके शरीर पर ऊर्जा का एक तिनका भी महसूस नहीं हो रहा था। कोई हैरानी नहीं कि जब मैं बार में घुसा तो मैंने इस बूढ़े आदमी पर ध्यान नहीं दिया, तो ये बूढ़ा इंसान ये चाल चलता है।
बस ये नहीं पता कि ये किसी जन्मजात जादुई खजाने के भरोसे है या इसके पास कोई खास साधना तकनीक है। अरमान आहूजा ने मन ही मन सोचा, अगर वो किसी जन्मजात जादुई खजाने के भरोसे है तो इस बूढ़े आदमी का बैकग्राउंड बहुत ही खास होगा। धर्मपतन के इस युग में एक जादुई खजाना अंधेरे में जलती हुई मशाल की तरह होता है, जिसे दूर से ही देखा जा सकता है। जैसा कि कहावत है, एक बेगुनाह इंसान सिर्फ कीमती पत्थर रखने की वजह से गुनाहगार बन जाता है। ये बूढ़ा आदमी इसे अपने साथ लेकर घूमने की हिम्मत कर रहा है, तो इसकी ताकत और हिम्मत के अलावा जरूर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी ताकत होगी जो इसे इतनी बेफिक्री से घूमने की इजाज़त दे रही है। अगर ऐसा है तो अरमान आहूजा को इस बूढ़े आदमी से कुछ और बार बात करनी होगी। बेहतर होगा कि वो उस संप्रदाय का पता लगा ले जिससे ये जुड़ा है। इस तरह सुरागों के सहारे वो शायद 1 या 2 दिव्य गुफाएं ढूंढ सके। वहां साधना करने पर उसकी तरक्की की रफ्तार का अंदाजा लगाना भी मुश्किल होगा। भले ही उस बूढ़े आदमी ने अपने शरीर में मौजूद ऊर्जा को छिपाने के लिए किसी खास माइंड कल्टीवेशन तकनीक का इस्तेमाल किया हो, फिर भी अफसोस की कोई बात नहीं होगी। कम से कम ये साबित तो होता है कि शिवगढ़ जैसे छोटे से शहर में अभी भी कुछ काबिल लोग मौजूद हैं। भवानी शंकर, तुम अपनी ईस्ट कैपिटल में आराम से क्यों नहीं रहते? क्या तुम हमारे शिवगढ़ में मुफ्त की रोटियां तोड़ने और लोगों को ठगने आए हो? गुरु प्रताप तोमर ने नफरत से कहा। कमीने, मौत को दावत मत दे। भवानी शंकर नाम के उस बूढ़े आदमी ने अचानक हमला कर दिया। वो धनुष से छूटे हुए तीर की तरह आगे बढ़ा। पलक झपकते ही वो गुरु प्रताप तोमर के सामने था और उसने हथेली से एक ऐसा वार किया जो हवा को सू सू की आवाज के साथ चीरता हुआ महसूस हो रहा था। अरमान आहूजा के तजुर्बे के हिसाब से अगर हथेली का ये वार किसी दीवार पर पड़ता तो यकीनन 10 सेंटीमीटर से भी ज्यादा गहरा निशान छोड़ देता। आंतरिक बल का अंतिम शिखर स्तर। उसने पहले सोचा था कि वो सिर्फ आंतरिक बल के प्रारंभिक शिखर स्तर पर है, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ये बूढ़ा आदमी पहले ही आंतरिक बल के अंतिम शिखर स्तर पर पहुंच चुका होगा। इसके अलावा उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो पूर्ण शिखर के करीब पहुंच रहा है। एक और कदम और वो शायद अर्ध परिवर्तन स्तर का परम गुरु बन जाएगा। भारत की ये जादुई धरती सच में छुपे हुए सूरमाओं और महारथियों से भरी है। अरमान आहूजा ने सच में गहरी सांस ली और तारीफ की। ये सारे ख्याल पलक झपकते ही दिमाग में आ गए। भवानी शंकर नाम के बूढ़े आदमी ने गुरु प्रताप तोमर के सीने पर अपनी हथेली से वार किया। अरमान आहूजा ने शुरू में सोचा कि गुरु प्रताप तोमर वहीं ढेर हो जाएगा, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि वो आदमी ऐसे बर्ताव करेगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एक धड़ की आवाज के साथ दोनों आदमी आधा कदम पीछे हट गए और असल में गुरु प्रताप तोमर का पलड़ा भारी था। यह अरमान आहूजा के लिए थोड़ा चौंकाने वाला था। उसने नहीं सोचा था कि कमजोर कदमों वाले इस आदमी का शरीर इतना ताकतवर होगा। न सिर्फ उसने आंतरिक बल के मध्य शिखर स्तर वाले मास्टर का पूरी ताकत का वार सह लिया, बल्कि उसने भवानी शंकर को आधा कदम पीछे हटने पर भी मजबूर कर दिया। फौलाद जैसे शरीर के बिना ये नामुमकिन होता। ऐसा लगता है कि भले ही गुरु प्रताप तोमर एक वज्रकाया महागुरु न हो, लेकिन वो वज्रकाया महागुरु के स्तर से सिर्फ आधा कदम दूर है। कोई हैरानी नहीं कि गुरु प्रताप तोमर भवानी शंकर के सामने इतना घमंड दिखा रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पास उस स्तर की ताकत थी। अगर सोचा जाए तो भैरव देशमुख पूरे शिवगढ़ का अंडरवर्ल्ड डॉन है, इसलिए उसने जो मददगार बुलाए हैं वे कोई आम लोग तो होंगे नहीं। एक हमले के बाद दोनों फिर से लड़ने वाले थे, लेकिन भैरव देशमुख ने उन्हें समय पर रोक लिया। मैंने तुम दोनों को यहाँ बाहरी दुश्मनों से निपटने के लिए बुलाया है। दुश्मन अभी आया भी नहीं है और तुम दोनों आपस में ही लड़ रहे हो। क्या तुम बाहर वालों के लिए तमाशा नहीं बना रहे हो? भवानी शंकर और गुरु प्रताप तोमर दोनों ने एक दूसरे के प्रति अपनी नाराजगी जताने के लिए ठंडी सांस ली, लेकिन दोनों ने चुपचाप अरमान आहूजा को नजरअंदाज कर दिया, जो किनारे खड़ा था। भैरव देशमुख के पीछे पीछे वो ग्रुप एक बहुत ही खास प्राइवेट रूम में पहुंचा। भैरव देशमुख ने भवानी शंकर और गुरु प्रताप तोमर से साफ साफ कहा, तुम दोनों से सच कहूं तो दुश्मन बहुत ताकतवर है, इतना ताकतवर कि वो मेरी गोलियां रोक सकता है। अगर तुम अभी पीछे हटना चाहते हो तो अभी भी वक्त है। मैं भैरव दिल में कोई बात नहीं रखूंगा और तुम दोनों को अपने भाई जैसा ही मानूंगा। जहां तक अरमान आहूजा की बात थी, वो प्राइवेट रूम के एक कोने में अकेला बैठ गया। आन्या ओबरॉय के उन सवालों के जवाब देने लगा जो उसे पर्वतीय धुंध विद्या की साधना के बारे में थे। दूर से देखने पर वे दोनों एक जवान कपल की तरह लग रहे थे जो चुपचाप प्यार भरी बातें कर रहे हों, दुनिया से एकदम बेखबर। हम यहाँ दुश्मन से निपटने की बात कर रहे हैं और तुम दोनों किनारे पर फ्लर्ट कर रहे हो। गुस्से में गुरु प्रताप तोमर और भवानी शंकर चाहते थे कि वे दौड़कर जाएं और उस नौजवान के टुकड़े टुकड़े कर दें और उस लड़की और उसके बगल में बैठी पर्पल ड्रेस वाली औरत के कपड़े उतार दें। चूंकि मैं गुरु प्रताप तोमर आज आ गया हूं, तो मैं यकीनन भैरव भाई की ये बड़ी मुसीबत दूर कर दूंगा। ऐसा करते हैं, तुम सब बाद में बैठे रहना और मैं पहले बाहर जाऊंगा और उस कमीने को 2 भूसों में कुचल दूंगा। गुरु प्रताप तोमर ने तुरंत ऐलान कर दिया।
तुम पहले क्यों जाओगे? तजुर्बे के हिसाब से तुम्हारी तो बारी भी नहीं आती, कुत्ते की औलाद। अगर कोई पहले जाएगा तो वो मैं हूँ। भवानी शंकर ने मेज पर हाथ पटका और खड़ा हो गया। साफ तौर पर वो गुरु प्रताप तोमर को दिखावा करने का मौका नहीं देना चाहता था। तभी प्राइवेट रूम का दरवाजा टूटकर बिखर गया। बाहर से एक आदमी अंदर आया, जिसके चेहरे पर एक बेवकूफाना सी मुस्कान थी, लेकिन साथ ही आंखों में खौफनाक दरिंदगी भी थी। उसने कमरे में मौजूद लोगों को देखा, गुरु प्रताप तोमर और भवानी शंकर की तरफ इशारा किया और पागलों की तरह हंसा। तुम दोनों कचरे एक साथ मुझसे भिड़ो। अध्याय 79। तुम लोग अपने गुरु को फंसा रहे हो। जब दरवाजा टूटकर खुला, अरमान आहूजा ने ऊपर देखा और पाया कि वो एक क्रू कट बालों वाला नौजवान था, जिसकी उम्र करीब 30 साल थी। उसके चेहरे की रौनक थोड़ी अजीब थी। वो दिखने में थोड़ा बच्चा सा लग रहा था, लेकिन उस बचपने में कातिलाना इरादा छिपा था। ये दो अलग बातें थीं, फिर भी एक दूसरे में अच्छी तरह घुली मिली थीं। अनंत ब्रह्मांड में अपनी पिछली जिंदगी में अरमान आहूजा ने ऐसे लक्षण वाले साधकों को देखा था। आम लोगों की नज़र में ये लोग अजीब थे, लेकिन एक बार जब वे साधना के रास्ते पर चल पड़ते तो उनकी कामयाबी की रफ्तार सबको हैरान कर देती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनका दिमाग सीधा होता था, उनकी धुन एक ही होती थी, जिसकी वजह से उन्हें जुनूनी कहा जाता था। उसके सामने खड़ा ये छोटे बालों वाला नौजवान शायद इसी जुनूनी टाइप का होगा, और उसकी कद काठी और शरीर को देखकर लगता था कि वो मार्शल आर्ट का जुनूनी है। सिर्फ एक नज़र में अरमान आहूजा अंजाम जान चुका था। अगर गुरु प्रताप तोमर और भवानी शंकर एक साथ भी मिल जाएं, तब भी ये एक मार्शल आर्ट का जुनूनी इंसान उन दोनों को बुरी तरह पीट देगा। बलवान प्रताप सिंह, देविका ओबरॉय ने भौहें सिकुड़ते हुए धीरे से कहा। अरमान आहूजा इस इंसान को नहीं पहचानता था। आखिर उसके इस शरीर के पिछले मालिक को विक्रम मल्होत्रा से मिलने का मौका कम ही मिला था, और जाहिर है कि उसने विक्रम के खास बॉडीगार्ड बलवान प्रताप सिंह को भी नहीं देखा था। लेकिन देविका ओबरॉय की बात अलग थी। उसे विक्रम मल्होत्रा से बिजनेस के सिलसिले में अक्सर मिलना पड़ता था, इसलिए वो जानती थी कि बलवान प्रताप सिंह कौन है। तुम इसे जानती हो? अरमान आहूजा ने पूछा। ये सुनकर देविका ओबरॉय ने सिर हिलाया और कहा, मैं इससे सिर्फ कुछ ही बार मिली हूँ। ये विक्रम मल्होत्रा का खास बॉडीगार्ड है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये बाहर आकर अकेले पंगा लेगा। ये सुनकर अरमान आहूजा ने सिर हिलाया। उसे महसूस हुआ कि इस मामले को सच में संभालना पड़ेगा। इससे पहले विक्रम मल्होत्रा ने मायरा सिंघानिया से निपटने के लिए तान्या बजाज का इस्तेमाल किया था। एक ही चाल से 3 शिकार करने की योजना बनाई थी और लगभग खुद अरमान आहूजा को भी फंसा लिया था। किस्मत से अरमान आहूजा ने समय रहते शेरा को मायरा सिंघानिया को लेने के लिए भेज दिया, जिससे विक्रम मल्होत्रा का प्लान फेल हो गया। इसलिए विक्रम मल्होत्रा शेरा से दुश्मनी पाल बैठा था और उसी का बदला लेने बलवान प्रताप सिंह यहाँ परेशानी खड़ी करने आया था। हर घटना के पीछे कर्म का सिद्धांत काम करता है। यहाँ तक कि अरमान आहूजा, जो सहस्र अमर स्वामी था, वो भी इसे बंधा था। पहले उसने इस कर्म और पुनर्जन्म के चक्र से आज़ाद होने और परम मोक्ष पाने के लिए बहुत कड़ी तपस्या की थी। बदकिस्मती से पुनर्जन्म के बाद भी वो उसी चक्र में फंसा हुआ था। लेकिन इस बार अरमान आहूजा ने ठान लिया था कि वो जमीन से जुड़ा रहेगा और एक अमर स्वामी के तौर पर अजेय बनने का रास्ता खुद बनाएगा। बेशक ये सब अभी उस साधक के लिए बहुत दूर की बात थी जो सिर्फ मूल स्थापना मध्य स्तर पर था। अरमान आहूजा को कोई जल्दी नहीं थी। 800 सालों तक कड़ी साधना करने के बाद उसके पास इतना धैर्य था। लेकिन हमेशा ऐसे लोग होते हैं जिनमें सब्र नहीं होता। अपने गुरु का इतना अपमान होते सुन एक आदमी तुरंत आगे आया और अपने गुरु के सामने खड़ा हो गया ताकि वो अपनी पक्की वफादारी दिखा सके। तुम खुद को समझते क्या हो? तुम्हारे जैसे अंधे कमीने के लिए तो हमारे गुरु का एक हाथ ही काफ़ी है। गुरु प्रताप तोमर के पीछे खड़े चुस्त कपड़े पहने एक शिष्य ने आगे बढ़कर बलवान प्रताप सिंह की नाक पर उंगली रखी और नफरत से बोला, आजकल इतने सारे लोग क्यों हैं जिन्हें दिखावा करना पसंद है? अभी अभी किसी ने खुद को परम गुरु कहा और अब एक और आ गया जो एक साथ 2 लोगों से लड़ना चाहता है। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें तुम्हारे गले की हड्डी बन जाएंगी? एक और शिष्य लगभग उसी समय बाहर आया। अपने गुरु को बचाते हुए उसने बलवान प्रताप सिंह की तरफ इशारा किया और अपनी वफादारी दिखाने के लिए उसे गालियां दी। दोनों ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि बलवान प्रताप सिंह ने बिजली की तरह हमला कर दिया, उनकी उंगलियां पकड़ी और उन्हें ऊपर की तरफ मोड़ दिया। दर्द के मारे दोनों को अपने हाथ मोड़ने पड़े। बलवान प्रताप सिंह ने कोई रहम नहीं दिखाया। जिन हाथों ने उनकी उंगलियां पकड़ रखी थीं, उन्हें नीचे की तरफ दबा दिया और एक धड़क की आवाज के साथ दोनों उसके सामने घुटनों के बल गिर पड़े। उसकी रफ्तार, निशाना और फुर्ती हैरान करने वाली थी। जब गुरु प्रताप तोमर ने अपने चेलों को बंधे हुए देखा तो क्या ये उसके अपने चेहरे पर तमाचे जैसा नहीं था? इसलिए उसने मेज पर हाथ पटका और उठा, एक पैर से आगे कदम बढ़ाया और दूसरे पैर से जमीन को धक्का देकर रफ्तार पकड़ी और बलवान प्रताप सिंह के चौड़े सीने पर लात मारी।
सप्तर्षि छलांग प्रहार। अगर ये लात सही निशाने पर लगती तो गुरु प्रताप तोमर को 100% यकीन था कि ये बलवान प्रताप सिंह के सीने पर 5 सेंटीमीटर गहरा निशान छोड़ देगी और कम से कम 3 पसलियां टूट जाएंगी। हालांकि गुरु प्रताप तोमर का मानना था कि बलवान प्रताप सिंह पक्का उसे इतना खुला मौका नहीं देगा, बल्कि वो उसके सप्तर्षि छलांग प्रहार से निपटने के लिए अपने हाथ खाली करने के वास्ते दोनों चेलों को छोड़ देगा। धड़ एक दबी हुई आवाज आए और गुरु प्रताप तोमर की आंखें तुरंत फटी की फटी रह गईं और वो चाहकर भी एक बड़ा कदम पीछे हटने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसके सामने खड़ा बलवान प्रताप सिंह सच में उसकी लात को बिना बचे या पीछे हटे अपने सीने पर लगने देगा। जिस बात ने उसे और भी हैरान कर दिया वो ये थी कि जिस लात पर उसे 100% यकीन था, उसने न सिर्फ कोई असर नहीं किया बल्कि उसे भी एक कदम पीछे धकेल दिया और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने किसी विशाल पहाड़ पर लात मार दी हो। अभी भी जिस पैर से उसने बलवान प्रताप सिंह के सीने पर वार किया था वो हल्का हल्का कांप रहा था, हालांकि उसने इसे अच्छे से छिपा लिया था। वरना अगर किसी को पता चल जाता तो क्या लोग उस पर हंस हंस कर मर नहीं जाते। जब उसने दोबारा बलवान प्रताप सिंह को देखा तो उसकी आंखों में नफरत कम और खौफ ज्यादा था। उसके दिल में वो पहले ही पीछे हटने की सोच चुका था। उसने पहले सोचा था कि भैरव देशमुख ने दुश्मन को बहुत ताकतवर इसलिए बताया क्योंकि वो तजुर्बेकार नहीं था और उसने बात को बड़ा चढ़ाकर पेश किया था, लेकिन अब लग रहा था कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके सामने खड़ा ये इंसान भैरव देशमुख के बताए हुए दुश्मन से कई गुना ज्यादा खतरनाक था। वो यहाँ भैरव देशमुख पर एहसान करने आया था, उसके लिए जान की बाजी लगाने नहीं। अगर वो जीत जाता तो बहुत बढ़िया एहसान हो जाता, लेकिन अगर वो हार जाता जैसे कि बलवान प्रताप सिंह जैसे दुश्मन से सामना होने पर, तो साफ था कि दूर रहना ही बेहतर था। भाई प्लीज मुझे और हमारे प्रतापी अखाड़े को थोड़ी इज्जत बख्श दो, क्या थोड़ा नर्म रुख अपना सकते हो? गुरु प्रताप तोमर ने उस आदमी की तरफ हाथ जोड़ते हुए कहा। बलवान प्रताप सिंह ने गुरु प्रताप तोमर की तरफ देखा, उसका चेहरा कातिलाना इरादों से भरा था और वो बोला, मेरे सामने तुम इज्जत मांग रहे हो? तुम चाहते हो कि मैं नर्म पड़ जाऊं? पहले तुम घुटनों के बल बैठो। इतना कहने के बाद उसने अपना पैर उठाया और आगे लात मारी। हर इंसान पर एक लात। गुरु प्रताप तोमर के दोनों चेलों को एक साथ पीछे की तरफ हवा में उड़ा दिया, जो पीछे खड़े उनके बाकी साथियों से जाकर टकराए। कमीने, तुम्हें इज्जत दी जा रही है ना? हमारे गुरु का तुमसे नर्म पड़ने को कहना उनका बड़प्पन है और तुम तो सिर पर ही चढ़ गए। अपने साथियों को घायल देखकर गुरु प्रताप तोमर के पीछे खड़े चेलों का खून खौल उठा। उन्होंने बलवान प्रताप सिंह की तरफ इशारा किया और उसे गालियां देनी शुरू कर दी। गुरुजी, इन 2 सीनियर भाइयों को इस जानवर ने खून थूकने तक पीटा है, तुम्हें उनसे बदला लेना होगा। बिल्कुल गुरुजी, इस लौंडे को अपना कमाल दिखाए। कुत्ते की औलाद, अगर हिम्मत है तो भागना मत। हमारे गुरुजी तुम्हें मिनटों में इंसान बनना सिखा देंगे। इन बातों को सुनकर गुरु प्रताप तोमर को सच में मरने का मन कर रहा था। अगर उसे पता होता कि ऐसा होने वाला है तो वो इन कमीनों को बाहर ही नहीं लाता। अब वो एक मुश्किल स्थिति में फंस गया था, सच में बहुत अजीब। दूसरे लोग अपने बाप की इज्जत डुबाते हैं, लेकिन तुम लोग तो अपने गुरु को ही फंसा रहे हो। क्या तुम्हारा प्रतापी अखाड़ा सिर्फ बातें बनाने में माहिर है? बलवान प्रताप सिंह ने फिर कहा, जिससे प्रतापी अखाड़े के सभी लोग भड़क गए। उन सब ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो बस अपने गुरु के आदेश का इंतजार कर रहे हों ताकि वे सब मिलकर उस पर टूट पड़ें। गुरु प्रताप तोमर साफ तौर पर एक कोने में धकेला जा रहा था। अब अगर वो पीछे हटना भी चाहता तो नामुमकिन था, वरना शिवगढ़ में प्रतापी अखाड़े की इज्जत का क्या होता? गुरु प्रताप तोमर ने अपने हाथ जोड़े और बलवान प्रताप सिंह से कहा, प्रतापी अखाड़ा होम फिस्ट। गुरु प्रताप तोमर, मुझे ज्ञान दो। लेकिन बलवान प्रताप सिंह ने उसकी तरफ ध्यान देने की जहमत भी नहीं उठाई। वो सीधा उसके पास से गुजरा और भैरव देशमुख के सामने अपनी मर्जी से बैठ गया। एक घमंडी चेहरे के साथ उसने भैरव देशमुख से कहा, मेरे जीजाजी के प्रस्ताव के बारे में तुमने क्या सोचा है? भैरव देशमुख, जिसके पीछे अरमान आहूजा खड़ा था, पूरे आत्मविश्वास से भरा था और उसने साफ मना कर दिया। सोचने की कोई जरूरत नहीं है, इस पर राजी होना बिल्कुल नामुमकिन है। भैरव देशमुख को लगा था कि बलवान प्रताप सिंह बहुत गुस्सा होगा, लेकिन उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि उसके कातिलाना इरादों वाले चेहरे पर एक बहुत खुशी भरी मुस्कान आ जाएगी। उसने राहत की सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, यह अच्छी बात है। मुझे डर था कि कहीं तुम मान न जाओ और फिर मेरे पास तुम्हारे हाथ पैर तोड़ने का बहाना नहीं होता। जानवर, तुम अपनी हद पार कर रहे हो। गुरु प्रताप तोमर ने उस आदमी को खुद को पूरी तरह से इग्नोर करते देख तुरंत अपनी मुट्ठी उठाई और बलवान प्रताप सिंह की पीठ पर जोर से दे मारी। अरमान आहूजा ने बस एक नज़र डालकर अपना सिर हिलाया। उसे अब देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि भले ही ये लड़ाई अभी शुरू नहीं हुई थी, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि गुरु प्रताप तोमर यकीनन हार जाएगा। गुरु प्रताप तोमर के कुछ चेलों ने अरमान आहूजा को सिर हिलाते देखा और तुरंत नाराज हो गए। अरमान आहूजा का मजाक उड़ाते हुए बोले, सिर हिलाने का क्या मतलब है बे?
क्या तुम हमारे गुरु को कमज़ोर समझ रहे हो? अगर हम उसे नहीं हरा सकते तो क्या तुम्हें भी नहीं पीट सकते? अरमान आहूजा ने फिर से सिर हिलाया और कहा, तुम सच में मुझे नहीं हरा सकते। आखिर कचरा तो कचरा ही होता है, चाहे वो कितना भी हो, रहेगा कचरा ही। बिल्कुल तुम्हारे प्रतापी अखाड़े की तरह तुम सब कचरा हो। अध्याय 80, एक ही वार में दुश्मन का खात्मा। अरमान आहूजा की बातें यकीनन बारूद के ढेर में चिंगारी फेंकने जैसी थीं, जिसने पल भर में प्रतापी अखाड़े के चेलों को भड़का दिया। उनके साथी चेले को बलवान प्रताप सिंह ने पीटा था और अपनी ताकत तौलने के बाद उन्हें एहसास हो गया था कि वे बलवान प्रताप सिंह को नहीं हरा सकते। इसलिए उनके अंदर पहले से ही बहुत गुस्सा भरा था, जिसे निकालने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। अब जब उन्हें आखिरकार एक थोड़ा कमज़ोर शिकार मिल गया था तो वे इस मौके को छोड़ना नहीं चाहते थे और जाहिर तौर पर अपना सारा गुस्सा उस पर उतारने के लिए बेताब थे। लौंडे, तुम कुछ ज़्यादा ही घमंडी हो। हमारे प्रतापी अखाड़े की बदनामी करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम अपनी जिंदगी से ऊब गए हो? भाइयों, जब तक गुरुजी उस छोटे बालों वाले आदमी से लड़ रहे हैं तब तक हम इस अमीरजादे को भी मज़ा चखा देते हैं ताकि गुरुजी का नाम रोशन हो। लड़ाई में तुम 2 लड़कियों को भी साथ लाए हो। क्या तुम जानबूझकर दिखावा कर रहे हो? आज हम भाई लोग इसे इंसान बनना सिखाएंगे। इनकी बात ही मत करो, ये दोनों लड़कियां सच में बहुत खूबसूरत हैं और ये थोड़ी एक जैसी भी दिख रही हैं। क्या ये बहनें हो सकती हैं? धत तेरे की, कुछ लोग प्यास से मर रहे हैं और कुछ पानी में डूब रहे हैं। आज हम इस लौंडे की तीसरी टांग तोड़ देंगे और इसे बताएंगे कि प्यासा होना कैसा होता है। हमारे प्रतापी अखाड़े की बेइज्जती, इसे तो मारना ही पड़ेगा। प्रतापी अखाड़े के चेलों ने गुरु प्रताप तोमर के साथ लंबे समय तक रहकर अपने गुरु से गुंडागर्दी का रवैया सीख लिया था। वे पूरी तरह से भूल चुके थे कि मार्शल आर्ट का मकसद कमज़ोरों की मदद करना है और इसके बजाय वे गुंडागर्दी कर रहे थे। जैसे ही अरमान आहूजा इन सब लड़कों से एक ही झटके में निपटने वाला था, आन्या ओबरॉय अचानक आगे आए, अरमान आहूजा को रोका और उसकी तरफ मुड़कर बोली, ये तुम्हारे लायक नहीं है, मैं इन्हें सिखाऊंगी कि इंसान कैसे बनते हैं। अरमान आहूजा ने हाँ में सिर हिलाया और उसे नहीं रोका। आन्या ओबरॉय, जिसने अभी अभी पर्वतीय धुंध विद्या की साधना शुरू की थी, उसे सच में तजुर्बे के लिए कुछ असली लड़ाई की जरूरत थी जो उसकी आगे की साधना में फायदेमंद होगा। इसके अलावा प्रतापी अखाड़े के ये नौसिखिए आन्या ओबरॉय के आगे कहीं नहीं टिकते थे, लेकिन उनकी संख्या ज़्यादा होने की वजह से आन्या ओबरॉय थोड़ी कमज़ोर पड़ रही थी। लेकिन अगर आन्या ओबरॉय इन लोगों से घिरे होने के बावजूद जीत हासिल कर ले तो उसकी मानसिक स्थिति में बहुत सुधार होगा और ये उसे सीधे पर्वतीय धुंध विद्या के ऊंचे स्तर तक पहुंचा सकता है। ओह, तो पता चला कि ये वो लड़कियां नहीं हैं जिन्हें इस पोते ने फंसाया है, बल्कि इस कमीने की खूबसूरत बॉडीगार्ड हैं। किसी ने तुरंत ताना मारा, लगता है ये लड़की मार्शल आर्टिस्ट है, वो लंबी टांगें यकीनन बहुत ताकतवर होंगी। मुझसे मत लड़ो, पहले मुझे जाने दो, रास्ते से हट जाओ, तुम्हारी बारी कब आए। अगर ताकत की बात है तो सबसे पहले सीनियर भाई को जाना चाहिए। जैसे ही ये बात कही गई, सारे चेले तुरंत अलग हो गए और एक नौजवान के लिए रास्ता बनाया जिसकी मांसपेशियां बहुत मजबूत थीं। वो जल्द ही बाहर आया। उसकी कनपटियां थोड़ी उभरी हुई थीं, जो दिखा रहा था कि उसने बाहरी मार्शल आर्ट में एक अच्छा स्तर हासिल कर लिया है। इस इंसान को देखकर प्रतापी अखाड़े के चेलों के चेहरों पर जल्दी ही गुरूर छा गया। वे अपने सीनियर भाई की ताकत जानते थे, जो गुरु प्रताप तोमर के अलावा प्रतापी अखाड़े में सबसे ताकतवर था। जो कई अखाड़ों के मास्टर उन्हें चुनौती देने आए थे, वे उसी के हाथों हार गए थे। उसे अपने बूढ़े गुरु को परेशान करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, उसकी ताकत को कम नहीं आंका जा सकता था। एक जवान लड़की की तो बात ही छोड़ो, अगर कोई ताकतवर आदमी भी होता तो उन्हें यकीन था कि उनका सीनियर भाई उसे पल भर में हरा देगा। प्रतापी अखाड़े के इस सीनियर भाई का नाम रुद्र तोमर था, जो गुरु प्रताप तोमर का बेटा और उनका पहला चेला था। इस तरह वो प्रतापी अखाड़े का सबसे बड़ा सीनियर बन गया। रुद्र तोमर ने आन्या ओबरॉय की तरफ देखा, उसकी आंखों में हवस भरी थी, लेकिन उसने तुरंत अपनी नज़र हटा ली। वो इस हसीना पर अच्छा इंप्रेशन डालना चाहता था, ताकि अगर वो उसके मास्टर की बेइज्जती कर दे तो शायद वो इस औरत को अपने साथ घर ले जा सके। भाई, क्या तुम इसी तरह एक औरत के पीछे छिपने वाले हो? क्या ये थोड़ा ज़्यादा ही जनाना नहीं है? अगर तुम मर्द हो तो बाहर आओ और मुझसे आमने सामने लड़ो, और अभी तुमने जो कहा है उसकी जिम्मेदारी लो। रुद्र तोमर की नज़र आन्या ओबरॉय से हटकर उसके पीछे खड़े अरमान आहूजा पर टिक गई, लेकिन उसकी तिरछी नज़र अभी भी आन्या ओबरॉय के जिस्म को निहार रही थी। उसकी लंबी टांगें उसके लिए खास तौर पर ध्यान खींचने वाली थीं। ये सुनकर अरमान आहूजा ने अपना सिर हिलाया और बेरुखी से कहा, मैं कूड़ेदान के कचरे से नहीं उलझता। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, तुम पहले हो जिसने हमारे प्रतापी अखाड़े की इस तरह बेइज्जती की है। आज मैं तुम्हें प्रतापी अखाड़े के खून फिस्ट की ताकत दिखाऊंगा। आन्या ओबरॉय ने अपना हाथ बढ़ाया और उसे रोकते हुए बोली, क्या तुम्हारे कान नहीं हैं? मेरे गुरु ने कहा कि तुम उनसे लड़ने के लायक नहीं हो। तुम्हारा दुश्मन मैं हूं।
रुद्र तोमर ने आन्या ओबरॉय की तरफ देखा। वो सच में उससे लड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उसके मन में अभी भी उस हसीना को जीतने की चाहत थी, इसलिए उसने हमेशा उसे सहेजने और बचाने की सोची थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वो उसे कुछ ही पैंतरों में हरा सकता है। तुमसे निपटने के लिए मेरा एक हाथ ही काफ़ी है, रुद्र तोमर ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा और जल्दी से अपना एक हाथ अपनी पीठ के पीछे कर लिया। ये देखकर आन्या ओबरॉय ने अरमान आहूजा की नकल करते हुए बेबसी में अपना सिर हिलाया, लंबी सांस ली और बोली, अपनी औकात से ज़्यादा उछल रहे हो। इतना कहने के बाद आन्या ओबरॉय आगे बढ़ी और रुद्र तोमर के सीने पर एक मुक्का जड़ा। ये मुक्का देखने में बहुत ही आम लग रहा था, इसलिए जब प्रतापी अखाड़े के चेलों ने इसे देखा तो वे अपनी हंसी नहीं रोक पाए और जोर से हंस पड़े। क्या ये दिखावटी मुक्का हमारे सीनियर भाई को बुदबुदी करने के लिए है? हा 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 हा। इसे देखकर रुद्र तोमर भी हंस पड़ा। हसीना, अगर मैं तुम्हें 3 बार भी मारने दूं तो भी तुम, ओह पफट। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, आन्या ओबरॉय के मुक्के की रफ्तार अचानक बढ़ गई और उसके सीने पर जा लगी। उसी वक्त एक ऊर्जा उसके सीने से होकर उसके शरीर में दौड़ गई, जिसने उसके अंदरूनी अंगों को मत कर रख दिया और उसे अपने बाकी के शब्द निगलने पर मजबूर कर दिया। आखिर में वो इसे रोक नहीं पाया और उसने मुंह भर के ताज़ा खून थूक दिया, जिससे प्रतापी अखाड़े के चेलों के होश उड़ गए और उनकी आंखें लगभग बाहर आ गईं। मुक्का मारने के बाद आन्या ओबरॉय तुरंत मुड़ी और अरमान आहूजा के बगल वाली कुर्सी पर बैठ गई। उसने रुद्र तोमर की तरफ पलट कर देखा भी नहीं, जैसे उसे पहले से ही पता था कि नतीजा यही होगा। इस तरह रुद्र तोमर का खून उस पर नहीं छिड़का। ऐसा लग रहा था जैसे धरती पर कत्ल करके हजारों मील दूर भाग जाना। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सीनियर भाई हार गए। क्या वो औरत कोई चुड़ैल है? सीनियर भाई ने यकीनन उसे कमज़ोर समझ लिया होगा, इसीलिए उस औरत को ये मौका मिल गया। प्रतापी अखाड़े के चेलों को अपनी आंखों के सामने हो रही सच्चाई पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। उनके लिए ये किसी फैंटेसी से कम नहीं था। जिस बात ने उन्हें और भी ज़्यादा मायूस कर दिया वो ये थी कि प्राइवेट रूम की दूसरी तरफ से उनके गुरु की दर्दनाक चीख गूंजी। सबने घबराकर आवाज़ की तरफ देखा और पाया कि गुरु प्रताप तोमर के हाथों को कोहनी के जोड़ों से उस छोटे बालों वाले आदमी ने ज़बरदस्ती तोड़ दिया था। और शुरू से लेकर आखिर तक उन दोनों के बीच सिर्फ एक ही वार हुआ था। वो जवान भाई सही कह रहा था, प्रतापी अखाड़े के तुम सब लोग सच में कचरा हो, बलवान प्रताप सिंह ने अपने हाथों से ताली बजाते हुए कहा। वो साफ तौर पर अभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुआ था। उस पल प्रतापी अखाड़े के सभी चेलों के चेहरे डर से पीले पड़ गए। उसी समय उन सभी को प्राइवेट रूम के दूसरे कोने से एक बहुत ही ताकतवर ऊर्जा लगातार उठती हुई महसूस हुई। उन्होंने पलटकर देखा कि वो छोटे कद का भवानी शंकर, उसका शरीर देखते ही देखते तेजी से बड़ा हो रहा था। पलक झपकते ही उसका शरीर पहले से 2 गुना बड़ा हो चुका था। उसकी मांसपेशियां पत्थर की तरह सख्त और अभेद्य हो चुकी थीं।